हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वन स्टडी पॉइंट। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपनी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है प्रैक्टिस सेट। मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। आपका जो एग्ज़ाम है 10+2 का, CHSL का, SSC का, आपको पता है आपकी डेट आ चुकी है। ठीक है, 17/8/2020 के अंदर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं ये वाले। ठीक है, तो एक प्रैक्टिस सेट मैंने आपको कल करवा दिया था और आज मैं आपको सेकंड प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूँ। तो आपने जिसने भी पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो वो जाके आप लोग देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको डाल दूंगा। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं हम आज के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लोग पढ़ सकते हो। ठीक है ना, पढ़ लो आप लोग क्वेश्चन को एक बार। मैं भी आपके लिए पढ़ देता हूँ एक बार। मैं भी क्वेश्चन को आपके लिए एक बार पढ़ देता हूँ तो आप लोग पढ़ सकते हो। क्वेश्चन क्या है आपका? A² + 4B² + 49² + 18 बराबर 2, 2B + 28 - C, देन द वैल्यू ऑफ 3A + 2B + 7C। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का क्या कह रहा है, देखिए आपको जो दे रखा है वैल्यू A² + 4B और + 49C², ठीक है, + 18 बराबर दे रखा है आपको क्वेश्चन में 2, 2B + 28C और माइनस का A। ठीक है, और आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो वैल्यू फाइंड करनी है आपको 3A + 2B + C। इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और आपको ये दे रखी है, ये 7C है एक्चुअली, है ना, ये 7C, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा मुझे बताइए, आपके पास एक ही इक्वेशन है और वेरिएबल जो है आपके पास 3 है। एक ही इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हैं, तो इसको आप पहली बात तो इसके अंदर आप जीरो वगैरह या अपने ए की वैल्यू 0 मान ली, बी की मान ली, वो तो आप नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू फिक्स है। पहले से फिक्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये पैटर्न अलग है। ये वाला जो पैटर्न है ये आपका होल स्क्वायर वाला पैटर्न है। इसके अंदर वैल्यू जो है होल स्क्वायर में बनेंगी कुछ वैल्यूज, वहाँ से आपकी कुछ वैल्यूज निकल के आएंगी। ठीक है, तो देखिए सोल्व कैसे कर पाएंगे इसको मैं आपको समझाता हूँ। पहले बेसिक से समझाता हूँ कि बेसिक में कैसे करना है आपको और एग्जाम में कैसे करना है वो भी मैं आपको उसके बाद बताऊँगा। देखिए पहले बताता हूँ बेसिक से मैं क्या करता हूँ। A² + 4B, A² + 4B² है गई, 4B² हो गई। तो मुझे बताइए अगर मैं क्या करता हूँ, A² है तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर A चाहिए और ये 2 से गुणा है तो मैं इधर लाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा आपका A² + का 2A बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद लेते हैं 4B² को। मैंने क्या किया, यहाँ पर ले लिया मैंने 4B²। अब 4B² के साथ मुझे क्या चाहिए, क्योंकि हमें पता है ना फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। फॉर्मूला होता है क्या एक्चुअली, फॉर्मूला होता है A + B का होल स्क्वायर। क्या होता है, A² + 2AB + B², ये होता है फॉर्मूला। तो मुझे देखिए A² है, मैंने ये 2AB कैसे भी करके ले लिया। ठीक है, 2 आ रहा है ना गुणा में, इसलिए अब B² जो भी ये वाली जो वैल्यू आएगी तीसरी वाली C² वाली, B² वाली, वो भी देख लेंगे बात के अंदर। पहले हम इसको जमा लेते हैं एक साथ। तो देखिए 4B² है तो इसके साथ हम लेंगे B वाली टर्म। B वाली टर्म को मैं इधर लाऊंगा लेफ्ट साइड में, तो ये क्या आ जाएगा आपका 4B। ठीक है, अब देखिए क्या बचा आपके पास बचा + 49C²। अब 49C² आपके पास बच गया। मुझे अब आप लोग बताइए, अगर आपके पास 49C² बच गया, इसके साथ में क्या लूँगा, ये लूँगा, क्या मैं ये लूँगा, 2 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा ये, और इधर आएगा तो क्या इसको जाएगा माइनस का। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 2 × 28C, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है ना। अब देखिए अब मुझे क्या क्या चाहिए, अगर मुझे इसका होल स्क्वायर बनाना है, तो कैसे देखते हैं हम लोग। देखिए आपको पता है कि A + B के होल स्क्वायर के अंदर आपको A² भी चाहिए, B² भी चाहिए और 2AB चाहिए। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन के अंदर, हम पकड़ लेते हैं बीच वाली वैल्यू को, यानी कि 2AB को। इसका मतलब क्या होता है, देखिए 2 तो आता है फॉर्मूले के अंदर, और A क्या होता है, A होता है आपकी पहली संख्या, A होती है पहली संख्या, B होती है आपकी जो लास्ट वाली संख्या है जिसका स्क्वायर आपने किया है, वो होती है B। तो हमें 2 संख्या चाहिए A और B, पहली और लास्ट की। तो मुझे आप लोग बताइए इसके अंदर 2A है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 2 तो आपका फॉर्मूले में है और पहली संख्या मेरे पास A है क्योंकि इसका स्क्वायर आपको दे रखा है। तीसरी संख्या नहीं है तो क्या इसको मैं 1 मान लूँ क्या। अगर मैंने इसको 1 मान लिया तो तीसरी संख्या हो गई, क्या हो गया आपके पास 1 का स्क्वायर, हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, ये मैंने इसको अलग लिख लिया। वैसे ही अगर मैं बात करूँ 4B की, 4B² - 4B, इसका मुझे आप लोग बताइए। ठीक है, 2 तो आपका आता है फॉर्मूले के अंदर, फिर
इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। 2 भी इसलिए लिखा है क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो आपका 4b स्क्वायर बनेगा। अब आपको क्या चाहिए, इंटू में मैंने 1 कर दिया क्योंकि एक वैल्यू और चाहिए आपको c स्क्वायर, तो मैंने इसको 1 मान लिया और इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना जाएगा, 1 का स्क्वायर। वैसे ही देखिए आप लोग, अब इसकी अगर हम बात करें, अगर मैं इसकी बात करूँ 49c स्क्वायर माइनस 2 इंटू 28c की, तो इसके अंदर देखो 2 तो आपके फॉर्मूले में है। अब ये जो 28 आ रहा है इसको भी हम तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे, 7c इंटू 4, 7c इंटू 4 28c आ गया, और आपको पता है इसका स्क्वायर करोगे तो 49c स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो हमने सही तरीके से तोड़ दिया। लेकिन आपके पास ये भी है और इसका स्क्वायर भी है, लेकिन ये इसका स्क्वायर अपने पास नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा, 16। अब मुझे आप लोग बताइए, आपको यहाँ दे रखा था 18, आपको यहाँ 18 दे रखा था, तो 18 यहाँ पर कवर हो गया या कुछ बच रहा है। देखिए एक हमने यहाँ ले लिया, 1 2 और 16 यहाँ पे ले लिया, तो 18 हम तो ले चुके हैं, और 18 हमको इसके अंदर दे रखा था, यानी कि हमने 18 का हमने सही यूज ले लिया इसके अंदर। 18 का जो हमने 18 जो वैल्यू थी उसका हमने सही यूज ले चुके हैं हम, ठीक है ना। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे। अगर ये देखिए तो ये फॉर्मूला किसका है आपका, ये फॉर्मूला है आपका a+1 का होल स्क्वायर। वैसे ही अगर मैं बात करूँ इस टर्म की, तो ये फॉर्मूला किसका है आपका, 2b-1 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात करूँ इस वाली टर्म की, तो ये किसका फॉर्मूला है आपका, ये है आपका 7c माइनस का 4 का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। इतना आप लोगों को पता लग गया होगा। अब आपको पता होगा जब भी स्क्वायर, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर जो हैं, अगर ये बराबर 0 के हैं, ये बराबर 0 आएगा क्योंकि इधर तो कुछ बचेगा नहीं, हमने साइड लिया है सबको। अगर 3 वैल्यू स्क्वायर में हैं और अगर बराबर 0 हैं, या तो वो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तभी 0 वैसे वैल्यू क्या है, पॉसिबल है। क्योंकि आप अगर यहाँ कुछ भी मानोगे, एक का मान अगर 0 मानोगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी 1 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, तो 0 बनेगा नहीं। तो हमारी मजबूरी है कि हमें ये पूरे को ही स्क्वायर लेना पड़ेगा, तभी ये बराबर में 0 आ सकता है, ठीक है ना। तो देखिए अगर मैं क्या मान लूँ उसको, a बराबर क्या हो जाएगा आपका, -1, a बराबर क्या हो गया आपका, -1 हो गया। वैसे ही अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ से b का मान कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसको बराबर 0 रखोगे तो यहाँ से आपका c का मान कितना आ जाएगा, c का मान आ जाएगा आपका 4/7। तो यहाँ से a b c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई यहाँ से, ठीक है ना। एक तो ये तरीका है कि आपको a b c की वैल्यू इस तरीके से निकालनी है, ठीक है। और अब जो वैल्यू आ गई उसको आप इसके अंदर रख दो। अब जो वैल्यू आपके पास आई है उसको आप लोग, जो भी आपसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर, उसमें आप लोग उसको पुट कर दो। आप लोग जैसे ही क्वेश्चन को उसमें पुट करोगे तो मुझे आप लोग बताइए, अगर मैं a की वैल्यू पुट करूँ, a की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है आपकी, -1 है, ठीक है। प्लस b की वैल्यू कितनी है आपकी, b की वैल्यू है 1/2, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू जो है वो है आपकी 4/7। सोल्व करोगे आप लोग तो देखिए ये आ जाएगा -3, 2 से 2 कट जाएगा, ये +1 और प्लस का ये कितना बचेगा यहाँ पे 4, तो 4 और 1 5, 5 में से 3 गए तो कितना बचेगा 2 ऑप्शन आ रहा है। किसी ऑप्शन में आपका आंसर देखिए एक बार, 2 ऑप्शन के आपके ऑप्शन में किसी भी बैठ रहा है क्या, देखिए एक बार। और क्या जितना मैंने आपको पढ़ाया ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, इतना ही बता दीजिए कमेंट के अंदर लिख के एक बार। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल एकदम सही आंसर है, आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये था इस क्वेश्चन को बेसिक करने का तरीका। अगर आप एग्जाम में बैठे हो, अगर आप एग्जाम में हो तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो, ठीक है ना। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी इसी क्वेश्चन को मैं कैसे सोल्व करूँगा देखना आप लोग, अभी इसी क्वेश्चन को मैं कैसे सोल्व करूँगा आप लोग एक बार देखना। अब देखिए आपको a b c की वैल्यू निकालनी है बिना कोई इक्वेशन बनाए। वैसे तो आपको टाइम लगेगा, आपको बिना इक्वेशन में अगर आपको a और b की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकाल पाओगे। जैसे आपको वैल्यू निकालनी है a की, आपको a की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है, आपको राइट साइड में जाना है। अगर ये वैल्यू लेफ्ट साइड में है तो एक काम क्या करो, उसको राइट साइड में ले जाया करो। आप लोग क्या कर दिया करो, राइट साइड में ले जाया करो। वैसे तो आपको दे रखी है, कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए अगर आपके यहाँ कितना है 4b है, कितना है 4b है, तो हम क्या करेंगे इसमें 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि 4 ले में 2ab आता है, तो हम 2 को पहले हटाएंगे, यहाँ से 2 को हटाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा आपका, मुझे आप लोग बताइए। इसका जो b का जो गुणांक, सॉरी a का लेना आपको, पहले a का मान निकालना है। तो a का गुणांक कितना है आपका 2a, माइनस का 2a है, माइनस का 2a, a का जो गुणांक है वो माइनस का कितना है 2a है। तो a का तो गुणांक लेना है तो कितना आ गया -2, कितना आ गया -2। लेकिन हमें क्या करना है 2 का भाग लगाना है, तो कितना लेंगे -1।
ए का गुणांक तो आपका माइनस का 2 आएगा, लेकिन हमें क्या करना है, 2 का भाग लगा देना है। 2 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा आपका, माइनस का 1 आ जाएगा। अब बटे में क्या लेना है, जो भी आपका ए स्क्वायर का गुणांक है उसका भाग दे देना है, कितना आ जाएगा, माइनस का 1। देखिए क्या समझा रहा हूँ, फिर समझा रहा हूँ आपको, देखना आप लोग। जैसे हमें बी का मान निकालना है, तो बी का गुणांक कितना है यहाँ पर, बी का गुणांक देखिए कितना है, 2 × 2 करोगे आप लोग, कितना आएगा, 4b। कितना आएगा, 4b आएगा। हम क्या करना है, 4b को पहले 2 से डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि 2 तो फॉर्मूले में आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और चूंकि इसका साइन किसका है, प्लस का है, तो हम प्लस का ही रखेंगे, ठीक है। अब मुझे आप लोग बताइए बी का गुणांक कितना है, यहाँ पर जो बी स्क्वायर का गुणांक है उसका हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। बी स्क्वायर का गुणांक क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो बी स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4। ध्यान रखना यहाँ पर भाग नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ 2 का भाग बी के ही गुणांक में देना है, स्क्वायर के गुणांक में आप लोगों को भाग नहीं देना है। अब आप सोल्व करोगे तो कितना जाएगा, 1/2। वैसे ही अगर आप सी का मान निकालना चाहोगे, सी का मान कैसे निकालोगे, तो पहले देखिए कि राइट साइड में सी का गुणांक कितना है, तो आप देखोगे कि 2 × 28c, सी का जो गुणांक है वो 2 × 28c है। तो हमें पता है 2 तो हमें काउंट करना ही नहीं है, 2 से तो हम वैसे ही भाग लगाना है। तो गुणांक कितना हो गया इसका, 28। कितना हो गया, 28। और बटे में क्या लेते हैं हम लोग, बटे में लेते हैं सी स्क्वायर का गुणांक यानी कि 49। या मैं इसको देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4 × 7 = 28, सॉरी 7 × 4 = 28 और 7 × 7 = 49। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4/7, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया है, अगर मुझे ए का निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या किया, आपको लेना है ए का गुणांक, ए का गुणांक बटे 2, ठीक है। बटे में किसका भाग लगाना है आपको, ए स्क्वायर का गुणांक का, ए स्क्वायर का गुणांक का क्या लगाना है, भाग लगाना है। वैसे ही बी की बात करेंगे तो बी का गुणांक बटे 2 और बी का स्क्वायर का गुणांक लेंगे। तो ये चीज़ें आप लोग उतार सकते हो। अब ये वैल्यू आ गई तो आप इसमें रख दोगे, आपका आंसर वही आएगा 2, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़ लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए मैं भी आपके लिए पढ़ देता हूँ। समान लंबाई वाली 2 ट्रेनें लगातार, समान लंबाई वाली 2 ट्रेनें समांतर ट्रैक पर एक ही दिशा में चल रही हैं, ठीक है। और इनकी जो स्पीड दे रखी है आपको, वो दे रखी है 54 km/h एंड 42 km/h गति से चल रही हैं। ये तेज़ चल रही ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन को 63 सेकेंड में पार कर जाती है। तो प्रत्येक ट्रेन की लेंथ आपको निकालनी है, तो प्रत्येक लेंथ की ट्रेन आपको निकालनी है। 2 समान लंबाई की ट्रेनें हैं, 2 समान लंबाई की ट्रेनें हैं, तो मैंने मान ली लेंथ दोनों की कितनी है, एल है, दोनों की लेंथ कितनी है, एन है। तो मुझे बताइए एक ट्रेन ये है आपकी, और दोनों क्या है आपकी, एक ही दिशा में चल रही है, क्या एक ही दिशा में चल रही है। दोनों की दोनों ट्रेनें जो हैं आपकी एक ही दिशा में चल रही है, जबकि एक की स्पीड दे रखी है आपको 54 km/h और एक की जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है आपको 42 km/h। और ये जो ट्रेनें हैं एक दूसरे को 63 सेकंड में पार कर जाती हैं, 63 सेकंड में क्या कर जाती हैं, पार कर जाती हैं। तो आपसे क्या पूछा है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई पूछी है, आपसे ट्रेन की लेंथ पूछी है, ट्रेन की क्या पूछी है, लेंथ पूछी है। तो मुझे आप लोग बताइए इसकी भी लेंथ एल है और इसकी भी लेंथ कितनी है, एल है। तो हम क्या निकालते हैं, जब भी ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो हम क्या निकालते हैं, रिलेटिव टाइम निकालते हैं पहली बात तो, क्योंकि आपको रिलेटिव टाइम दे रखा है। आपको रिलेटिव टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे आप लोग बताइए। रिलेटिव टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, रिलेटिव डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। फॉर्मूला होता है ना आपका समय का, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर क्या है, ये रिलेटिव है, तो मैंने क्या लिख दिया, रिलेटिव टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। तो मुझे आप लोग बताइए आपका रिलेटिव टाइम कितना है, आपका 63 सेकंड है। और रिलेटिव डिस्टेंस की बात करें, जब 2 ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं, चाहे वो एक दिशा में जाएँ या वे विपरीत दिशा में जाएँ, या तो वो सेम डायरेक्शन में जाएँ या फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएँ, उनकी लेंथ हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो कितनी आ जाएगी लेंथ, 2L। 2L क्यों आई है, क्योंकि 2 ट्रेनें हैं और दोनों की लेंथ क्या है आपकी, सेम है। बात करते हैं आपके रिलेटिव स्पीड की। रिलेटिव स्पीड की अगर हम बात करें तो ध्यान करना, हम अगर वो दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं तो हम क्या करते हैं,
उसकी जो स्पीड है उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब आप बोलोगे कि एक ही दिशा में जा रही है तो हम स्पीड को माइनस क्यों करते हैं। देखिए, जब भी आप ट्रेन में बैठे हो तो आप एक फीलिंग लेना एक तरह से कि जब भी एक दूसरी ट्रेन जाएगी तो अगर उनकी स्पीड बराबर है तो आपको ऐसा लगेगा कि ट्रेन साथ में ही चल रही है या फिर खड़ी है साथ में। ट्रेन क्या है, खड़ी है, ऐसा आपको फीलिंग आएगी। लेकिन जैसे अगर दूसरी ट्रेन की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि ट्रेन जा तो रही है लेकिन थोड़ी सी कम स्पीड से जा रही है। लेकिन वही ट्रेन, इसलिए आप क्या होती है, आपकी स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन अगर एक ट्रेन आप जा रहे हो लेफ्ट राइट साइड में, एक जा रही है आपके राइट साइड में, चाहे सामने वाली ट्रेन की स्पीड कम होगी तो भी ध्यान करना, आपको ऐसा लगेगा आवाज़ आएगी फटफट फटफट फटफट, यानी कि इतनी स्पीड से जाएगी वो ट्रेन बहुत तगड़ी से। तो वो क्या होती है, स्पीड डबल हो जाती है, क्योंकि इसकी स्पीड भी और इसकी स्पीड भी क्या होती है, डबल हो जाती है। एक इस स्पीड से जाएगी फास्ट और एक स्पीड से जाएगी तो क्या हो जाता है, उनकी डिस्टेंस जो होती है, स्पीड जो होती है वो क्या होती है, रिलेटिव के अंदर ऐड हो जाती है। ठीक है ना, तो वही आप लोगों को समझनी है। अगर वो सेम डिस्टेंस में जा रही है तो उनकी स्पीड क्या होगी, माइनस होगी, और इनकी माइनस होगी तो मुझे बताइए यहाँ पर अगर मैं रिलेटिव डिस्टेंस निकालूँ तो कितनी आएगी, 54 माइनस 42, यानी कितना आ जाएगा, 12। कितनी आ जाएगी, 12। तो 12 क्या आ गया, आपकी रिलेटिव आ गई स्पीड। लेकिन आपको ये टाइम जो रखा है वो सेकंड में दे रखा है, आपको टाइम जो दे रखा है वो सेकंड में दे रखा है। तो आपको किलोमीटर पर हावर जो स्पीड है उसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि टाइम आपका किस में है, सेकंड में। तो ध्यान करना, इसको अगर किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे तो हमें क्या करते हैं, 5/18 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। लेकिन अगर हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर में लाना है तो हम क्या करते हैं, 18/5 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब कुछ तो इसमें ही कन्फ्यूज होते हैं, कभी तो वो 5/18 से गुणा कर देते हैं, कभी 18/5 से, तो समझ ही नहीं आता कि कहाँ गुणा करना है किसका। तो देखिए, मुझे आप लोग बताइए, किलोमीटर पर हावर जो है आपकी ये बड़ी यूनिट है क्या, किलोमीटर पर हावर जो है आपकी बड़ी यूनिट है ना, क्योंकि किलोमीटर में एक किलोमीटर में कितने होते हैं आपके, 1000 मीटर होते हैं। तो किलोमीटर से आप लोग क्या कर रहे हो, मीटर में चेंज कर रहे हो, यानी कि आप बड़ी से क्या कर रहे हो, बड़ी से छोटी में चेंज कर रहे हो, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में आप लोग चेंज कर रहे हो। तो मुझे आप लोग बताइए, आपको गुणा करना है छोटी वैल्यू से, तो छोटी वैल्यू कौन सी है आपकी, 5/18। कितनी है, 5/18। लेकिन जब भी आप लोग बात करोगे, अगर आप बड़ी से छोटी भी चेंज करना है आपको, अगर आपको छोटी में वैल्यू भी चेंज करना है तो आपको छोटी संख्या यानी कि 5/18 से गुणा करना है। लेकिन अगर आपको मीटर पर सेकंड में दे रखा है और आपको चेंज करना है किलोमीटर पर हावर के अंदर, तो मुझे बताइए, छोटी वैल्यू से आप लोग किस में जा रहे हो, बड़ी वैल्यू में जा रहे हो। छोटी वैल्यू से आप लोग किस में जा रहे हो, बड़ी वैल्यू में जा रहे हो। तो अगर आपको बड़ी में चेंज करना है तो आपको बड़ी से ही गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 18/5 से गुणा करने पड़ेगा। अब आप कभी कन्फ्यूज नहीं होगे, अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो देखिए अब लोग, तो मुझे बताइए 12 को मैं किस में चेंज करूँगा, आपका टाइम किस में है, सेकंड में, और कि किलोमीटर पर आवर है तो उसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूँगा। तो छोटी वैल्यू में चेंज करूँगा, तो छोटी वैल्यू को चेंज करने किससे गुणा करते हैं, 5/18 से। तो 2 से कट जाएगा आपका ये 6 बार, 6 से कट जाएगा ये 3 बार। ठीक है, तो 3 का जाएगा ऊपर चल जाएगा, और 3 से ये कितने बार कट जाएगा, 21 बार, और 21 पंजे कितना आ जाएगा, 5, यानी कि एल की लेंथ जो आ जाएगी अब कितनी आ जाएगी, 105। जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 105 मीटर, 105 मीटर। ये अभी क्या आ गई, ट्रेन की लेंथ आ गई। यही आपको निकालना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको रिलेटिव टाइम दे रखा था, रिलेटिव डिस्टेंस आपको पता है 12 मान ली मैंने, रिलेटिव स्पीड आपको दे रखी है, दोनों को माइनस कर देंगे, और आपको जो स्पीड दे रखी है वो किलोमीटर पर हावर में दे रखी है, हमने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, 5/18 से गुणा कर दिया, इससे आपकी लेंथ यहाँ से आ गई। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। 2 संकेंद्रीय यानी कि 2 कंसेंट्रिक आपके सर्किल हैं, उनकी जो रेडियस है वो आपकी 15 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। बड़े वृत्त की जीवक की लंबाई कितनी होगी जो कि छोटे वृत्त पर क्या है, स्पर्श रेखा है। देखिए कैसे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग। ठीक है, देखिए आपके 2 सर्किल हैं,
पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, यानी कि कंसेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, यानी कि एक सर्किल इसके अंदर हो और एक सर्किल बाहर हो, है ना, वो होते हैं आपके कॉन्सेंट्रिक। इनका सेंटर एक होता है, क्या बोला है इसने, कॉन्सेंट्रिक, कंसेंट्रिक, ठीक है, यानी कि जिनका क्या हो, सेंटर क्या हो, एक हो, तो इनका सेंटर क्या हो, एक हो, और दो सर्किल से बना रहे हैं आप लोग, एक ही सेंटर से अगर आप दो सर्किल ड्राइव करते हो तो उसको बोलते हैं हम संकेंद्रीय वृत्त। तो मुझे बताइए इसने क्या बोला है आपसे, इसके अंदर बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई निकालनी है, तो इस बड़े वृत्त की एक जीवा निकालनी है जो कि छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो मुझे बताइए क्या यही होगी क्या? देखिए ये बड़े वृत्त की तो क्या है, जीवा है, क्या बड़े वृत्त की तो क्या है, ये जीवा है, क्या है, जीवा है, यानी कि क्या है, ये कोण है। और छोटे वृत्त की बात करें तो क्या है, ये स्पर्श रेखा है, ये क्या है, स्पर्श रेखा भी है, क्या है, ये स्पर्श रेखा भी है, यानी कि इसे क्या कहते हैं हम, टेंजेंट भी है, क्या है, टेंजेंट भी है। तो मुझे आप लोग बताइए, अब आपको रेडियस दे रखी है, आपको छोटे वृत्त की जो रेडियस है वो आपको दे रखी है कितनी, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर दे रखी है, और आपको जो बड़े सर्किल है उसकी रेडियस दे रखी है आपको कितनी, 15 सेंटीमीटर। और आपको पता है ये वाला एंगल कितना होगा, 90। क्यों होगा 90 क्यों होगा, क्योंकि ध्यान रखना सेंटर से स्पर्श रेखा पर बनाया गया कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। और क्यों होता है ये मैं आपको सर्कल में पढ़ाऊंगा, आता है ये सिमिलरिटी से आता है, आपका समरूपता से आता है ये, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा बात के अंदर। अभी आप लोग ध्यान रखना, जब भी आप सेंटर से स्पर्श रेखा पर अगर आप कोई लाइन खींचोगे तो हमेशा क्या होगी, 90 डिग्री पर काटेगी, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर होगी, यानी कि क्या होगी, लंब होगी। अब मुझे आप लोग बताइए, ये 90 है आपका, ठीक है, और आप लोगों को पता होगा कि अगर आपको ये वाली लाइन निकालनी है, आपको ये वाली अगर लाइन निकालनी है तो आप क्या करोगे, ये क्या है, कर्ण में से क्या माइनस करोगे आप लोग, लंब, ये क्या है आपका लंब है, अगर मैं इसको एंगल मान लूँ तो कर्ण में से अगर आप लोग लंब माइनस करोगे, यानी कि मैं कह दूँ आपसे कि इसको मैं एक नाम देता हूँ ओ, ए, बी और सी, तो आप कह सकते हो कि त्रिभुज ए बी ओ के अंदर ऐसे कह सकते हो क्या कि ओ ए स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो देखिए हमें क्या निकालना है, हमें तो ओ ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर निकालना है। तो ए बी स्क्वायर निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए स्क्वायर और माइनस का ओ बी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या से, ठीक है। तो बताइए ओ ए कितना है आपका, ओ ए जो है आपका वो है 15, वो है 15 का स्क्वायर माइनस का 9 का स्क्वायर। सोल्व करोगे आप लोग तो ए बी जो आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका 12 का स्क्वायर, और ए बी का मान आ जाएगा 12, और ए बी का मान कितना आ गया 12। अगर ये 12 है तो ये 12 है, क्योंकि ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है। ध्यान रखना सेंटर से सामने वाली जो स्पर्श रेखा होती है उसके हमेशा मिड पॉइंट में मिलेगी, ये क्यों मिलेगी, मिड पॉइंट पे। वो क्यों मिलती है, देखिए अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूँ तो ये क्या बन जाता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, रेडियस है, ये भी 15 है, ये भी 15 है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर क्या होती है, वही तो मीडियन होती है, ठीक है ना, वही परपेंडिकुलर होता है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, कल ही मैंने आपको बताया था ये वाला चीज़ें। तो देखिए मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, आपने इसका डायग्राम बनाया, वो बनाया, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं विदिन सेकंड। कैसे, देखिए आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, जैसे कि मैं लिखूँ 3 4 5, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर को पता होना चाहिए 25 होता है, और यानी कि 5 का स्क्वायर होता है, यानी कि 9 और 16 कितना हो गया 25, और 25 कितने का होता है 5 का स्क्वायर। वैसे ही आपको इसका आप 2 गुना करोगे तो 6 8 10, ये भी क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। इसका 3 गुना करोगे 9 12 15, ये भी क्या होता है आपका ट्रिपलेट होते हैं, यानी कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको 2 साइड दे दे कोई सी भी 3 4 तो आपको पता होना चाहिए तीसरी 5 होगी, 2 दे दे आपको 8 10 तो आपको पता होना चाहिए कि तीसरी 10 होगी, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 5 12 13, इसको डबल कर दो 10 24 26, इनमें एक रिलेशन होता है, एक से इसको 2 से गुणा किया, इसको 3 से, ऐसे इसको 2 से गुणा कर दिया, इनका रिलेशन होता है। वैसे मैं बात करूँ एक होता है आपका 7 24 25, एक होता है 9 40 41, और एक होता है आपका क्या होता है 15 20 25। वैसे तो बहुत सारे हैं, बाकी आपको ये तो आपको याद होनी चाहिए, ये ट्रिपलेट तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है ना।
तो अगर आपको ये याद होता तो आप देखते हैं कि आपको पता है कि एक साइड 9 है, एक 15 है। अगर कर्ण 15 है और एक 9 है तो ये कितनी बचेगी 12, 12 का डबल कर दिया 24। तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर निकाल सकते थे, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये वाला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था एक। आप लोग है ना, जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको करने के लिए, तो एक बार आप खुद करने की सोल्व करने की कोशिश क्या करो, और कमेंट में उसके आंसर लिखा करो, कमेंट में उसके आंसर ज़रूर लिखा करो। उससे क्या है, आपका पढ़ने में थोड़ा सा और इंटरेस्ट बनेगा, आपका वीडियो में और अच्छा इंटरेस्ट बनेगा इससे, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, पढ़ लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए और इसको सोल्व करने की एक बार कोशिश करना, पढ़ के इसको एक बार सोल्व करने की कोशिश करना। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, किसी मूलधन पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3.5 वर्षों का साधारण ब्याज दे रखा है 2,940 रुपये। उसी मूलधन पर उसी ब्याज दर से 2.5 वर्षों का CI कितना होगा यदि ब्याज जो है आपकी ईयरली होती है, ठीक है। तो रुपए बताने हैं आपको लगभग। देखिए जैसे ही आपके मान आते हैं सन्निकट में या लगभग, अबाउट आप बोल दिया, नियरेस्ट बोल दिया, तो आप लोग घबरा जाते हो। आपको घबराना नहीं है, ये बहुत आसान होते हैं बल्कि, ठीक है ना। आपको कैलकुलेशन से घबराना नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, देखिए आपको दे रखी है, रेट दे रखी है आपको 10%, ठीक है। और टाइम दे रखा है आपको 3 सही 1/2 वर्ष। इसको ले सकता हूँ मैं 6/2, सॉरी 3 दूनी 6, 7/2, ठीक है। और आपको क्या बोला है कि जो इनका जो साधारण ब्याज है, इनका जो साधारण ब्याज है वो दे रखा है आपको, सिंपल इंटरेस्ट जो दे रखा है वो दे रखा है 2,940 रुपये। ये दे रखा है क्या 2,000। तो आपसे क्या बोल रहा है, उसी मूलधन पर उसी ब्याज दर से, उसी मूलधन पर इसी सेम रेट पर 2.5 वर्षों का, अब जो टाइम आपका वो है 2.5 वर्षों का, क्या निकालना है आप लोगों को, CI निकालना है। क्या निकालना है, CI। देखिए आपका बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे क्वेश्चन आप फटाफट कर पाओगे, वरना फॉर्मूले के दम पे तो आप लोग थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, पहले मुझे बताइए, क्या मैंने आपको समझाया था कि जब भी आपके पास रेट और टाइम आ जाए तो आप लोग SI परसेंटेज निकाल लिया करो, आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, 10 इंटू रेट इंटू टाइम होता है क्या SI परसेंटेज, तो 10 इंटू कितना जाएगा 7/2, यानी कि आप सोल्व करोगे तो आ जाएगी कितनी 35%, ये आएगा। 10 इंटू 7/2 करोगे तो 5 7 35% की आ गई, रेट आ गई। और 35% आपकी SI परसेंटेज आ गया, रेट नहीं है SI परसेंटेज आ गया। और आपको जो ब्याज दे रखा है वो दे रखा है 2,940 रुपये। 2,940 रुपये क्या दे रखा है आपको, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। और उसकी वैल्यू अपने पास कितनी आई है 35% आई है। आपको निकालना क्या है, आपको पहले निकालना है प्रिंसिपल यानी कि P निकालना है मूलधन। और प्रिंसिपल हमेशा कितना मानते हैं अपन 100, क्योंकि हम कुछ भी कैलकुलेट करते हैं तो 100 पे ही करते हैं परसेंटेज के लिए, ठीक है ना। तो क्योंकि 100 पे ही मिलता है ब्याज है 35%, तो 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। सोल्व करोगे तो 5 से कट जाएगा ये 7 बार, 5 से कट जाएगा ये 2 बार। सोल्व कर लो, 7 चौक 28 और 1 7 दूनी 14, और इसको सोल्व करोगे तो कितना जाएगा 2 0 2 दूनी 4 2 चौको 8, यानी कि 8400 आपका क्या जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। अब आपके पास प्रिंसिपल भी है, आपके पास प्रिंसिपल भी है, रेट भी है और टाइम भी है, लेकिन आपके पास टाइम जो है वो 2.5 साल का है। तो आप कैसे सोल्व करोगे, देखिए जब भी आपको रेट 10% दे तो 10% अगर आपको रेट देता है तो मुझे बताइए 2 साल तक अगर आपको 10% की दर से 2 साल का CI निकालना है तो वो कितना होता है 21, कितना होता है 21। ये आपको याद रखनी है, पहले कह रहा हूँ आपसे 2 साल के 3 साल के आप तो वो याद रखनी है चीज़ें, ठीक है ना। तो मैं CI पढ़ाऊँगा तब आपको बहुत अच्छे समझाऊँगा चीज़ें मैं आपको। तो देखिए, लेकिन ये 2 साल का ही आपका, और निकालते कैसे हैं, A + B से निकाल लेना आप लोग, अगर आपको नहीं आता निकालना तो यहाँ पर रख देना 10 10 10 इंटू 10/100 करोगे तो ये कितना आएगा 21 आएगा। और अब बचा कितना आपका आधा परसेंट, जैसे ही आधा परसेंट बचा, और सॉरी आधा साल बचा आपका, यानी कि हाफ ईयर बचा, तो हाफ ईयर में क्या होता है आपका रेट आधी हो जाती है और टाइम क्या हो जाता है डबल हो जाता है। जैसे ही आपकी कितनी बची, आधी साल बची, तो आधी ईयर यानी कि हाफ ईयर हो गया। और हाफ ईयर जैसे ही बोल दिया आपने, हाफ ईयरली जैसे ही बोल दिया, रेट को हम क्या कर देंगे, रेट को कर देंगे हम आधी 5%, और टाइम हो जाएगा आपका 1 साल, ठीक है। अब देखिए रेट आपकी आ गई 21 और 5, रेट आपकी आ गई 21 और 5, तो आप एक काम करो, अब निकाल लो CI परसेंटेज निकाल लो, इनका जो रेट परसेंट निकाल लो, सॉरी रेट परसेंटेज आप लोग निकाल लो।
ठीक है ना, एक 21 है आपकी और एक कितना है आपकी 5% है। तो CI परसेंटेज कैसे निकालोगे आप लोग, इसमें लगा दो फॉर्मूला में 21 + 5 + 21 बटे इंटू 5 बटे 100। सोल्व करोगे तो कितना आएगा ये 26 + 21 पंजे कितना होता है 105 और बटे 100, यानी कितना आ जाएगा आपका, ये हट जाएगा, तो ये हट जाएगा बटे से पॉइंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27.05। ये आपका CI परसेंटेज आ गया, CI परसेंटेज आ गया। और आपको निकालना क्या है, आपको तो CI निकालना है। तो CI कैसे निकालोगे आप लोग, 8400 का 27.05% निकालना है आप लोगों को। क्या निकालना है, 25.0% निकालना है। तो देखिए ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन देख के आपने क्वेश्चन यहाँ छोड़ दिया, आपको छोड़ना नहीं है, आपको आगे सोल्व करना है पूरा। कैसे, एक पॉइंट से आपका ये 2 जीरो और आ जाएंगे नीचे, और 2 जीरो से तो ये अकेला चले जाएगा, और 25 से काटोगे क्या इसको, 25 का भाग नहीं जाएगा इसके अंदर। आप एक काम करो, इसको 5 से काट दो, तो ये कितने भाग आ जाएगा, 5 25, 2 बचेगा, 5 चौक 20, 5 से कम 5, 4, और ये काट दो, 2 से काट दो 10 बार, ये जगह 4 और ये 2। आपको गुणा क्या करना है आप लोगों को, अब जो गुणा करना है वो 539 गुणा 42/10 ये करना है। अब आप इसको आप सोल्व कर लो आसानी से। जैसे ही आप लोग इसका गुणा करोगे तो मुझे बताइए, इसको सोल्व करोगे आप लोग तो फटाफट कर लेना सोल्व इसको, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर आएगा, गुणा करना आसान है, आपको 42 से आसान गुणा कर लोगे आप लोग, ठीक है, कोई बड़ी बात है नहीं आपका। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2272.2, यानी कि आपका जो ऑप्शन आसपास पूछा है आपसे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही आंसर है। गुणा तो कर लोगे ना आप लोग, ठीक है। तो देखिए ये उस क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका था। अभी इसी क्वेश्चन को आप लोग कैसे सोल्व करोगे सेकंड तरीके से, देखिए आपके पास जो है कि आपके पास CI परसेंटेज आ गया था क्या, एक तो कितना आया था 2 साल का, तो 2 साल का आया था 21%, और जो आधे वर्ष का था वो आया था 5%। हमने इन दोनों को फोन में रखा था नहीं रखा था। तो अब एक काम करो आप लोग, अब आप 2 साल का मत निकालो डायरेक्ट ही, अब आप 2 साल का निकालो ही मत। आप तो एक काम करो, आपको दे रखा है कि 10% जो है वो 2.5% के हिसाब से है रेट आपकी, है ना। तो देखिए रेट कितनी है आपकी 10% और एक है 5%। 10% तो कौन सी है 2 साल तक है, और 5% है 1 साल तक। तो मुझे बताइए 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 10 रुपये पर 1 रुपये आपको क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। 10 रुपये जो होता है आपका P होता है, नीचे वाला P ये होता है P, और ये होता है आपका ब्याज, क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट या फिर CI, ठीक है ना। 1 साल का तो सेम ही होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए 10 रुपये पे 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 10 रुपये पे 1 रुपये ब्याज मिलेगा, तो आपका 11 हो जाएगा अमाउंट। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, यानी कि मिश्रधन है, ठीक है। 10 रुपये से 1 रुपये ब्याज हुआ तो 11 रुपये हो गया। 2 साल तक है तो फिर 10 रुपये से 11 रुपये होगा, 2 साल तक हो गया। अब रेट कितनी हो गई आपकी 5%, क्यों हाफ ईयर लिए तो 5% रेट हो गई, टाइम है 1 साल। तो 5% के फ्रैक्शन क्या होंगे आपके, 5% का जो फ्रैक्शन होगा वो होगा आपका 1/20, यानी कि मैं कह सकता हूँ क्या 20 से 21 हो गया ब्याज, 1 रुपये ब्याज इसमें ऐड करोगे तो 20 से कितना जगह 21 हो जाएगा आपका अमाउंट, यानी कि मिश्रधन। अब आप सोल्व कर लो इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा, इन तीनों को गुणा करोगे आप लोग जैसे ही तो आ जाएगा 2000 रुपये। और इन तीनों को अगर आप गुणा करोगे आप लोग, तो गुणा कैसे करोगे आप लोग, 21 से पहले करो 11 से, तो 1 3 और यह आ जाएगा 2, फिर करोगे 11 से तो 1 4 3 2 5, यह आ जाएगा 2541। मैं इतना फास्ट क्यों गुणा कर पा रहा हूँ, ये मेरी प्रैक्टिस है। अगर आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे तो आपका भी आ जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे गुणा करते हैं, बार गुणा करने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा एक बार। अभी आप लोग देखिए, अब देखिए आपका 2000 क्या है प्रिंसिपल है, और 2541 कितना है आपका, ये आपका मिश्रधन है। तो इसमें ब्याज कितना हुआ, इसका ब्याज हुआ 541 रुपये। ब्याज कितना हुआ आपका, यानी कि CI जो हुआ वो हुआ आपका 541 रुपये। CI कितना हुआ 541 रुपये। अब आपको जो प्रिंसिपल दे रखा है कितना 8400 रुपये, 8400 रुपये आपको प्रिंसिपल दे रखा है। लेकिन आपने प्रिंसिपल कितना माना है 2000 रुपये, अपना जो प्रिंसिपल आया है वो 2000 रुपये आया है। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है CI की वैल्यू कितनी है 541। इसको आप लोग सोल्व करोगे तो देखिए वही आएगा, 2 से कट जाएगा 4 बार 2, 541 गुणा 42, तो वही आपने सोल्व करना है। यहाँ पे वही आया था, नीचे कितना बच रहा है 10, तो वही सोल्व आएगा आंसर 2272.2, आंसर वही आएगा आपका, चाहे आप कैसे भी कर लेना, ठीक है ना।
तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात है नहीं। अगर कोई चाहता है कि इसको मैं फॉर्मूले से ही करूं, तो चाहो तो आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूले से कैसे करोगे देखो, फटा बता देता हूँ आपको। करना तो नहीं है, वैसे तो करना तो नहीं चाहिए आपको, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फॉर्मूले से भी कैसे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए फॉर्मूले से कैसे कर पाएंगे। आपको पता है कि रेट जो है आपकी, रेट जो है वो 10% आएगी, 2 साल तक तो 10% आएगी, लेकिन जो आधा बच गया आपका, आधे का मतलब हो गया रेट आधी जाएगी यानी कि 5%, और टाइम हो जाएगा आपका 1 साल। जैसे ही हाफ ईयर आता है तो आप क्या करते हो, रेट आधी कर देते हो, टाइम को दोगुना करोगे, टाइम को आधे को दोगुना कर देना और रेट को आधी कर देना, एक क्या बन जाएगा, एक साइकिल बन जाएगी आपकी। अब आपकी रेट 10% और 5% आ गई, 2 साल की जितनी है और 5 की। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, तो आपको फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर यानी कि मिश्रधन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है 8,400 रुपये, इंटू क्या करते हो आपको 1 + r/100 लिखते हो क्या, तो 1 + r/100 यानी कि 10/100, इसका तो कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है ना। और एक जो बच गया आपका, अब जाएगा आपका 1 + 5/100, उसका होल स्क्वायर नहीं आएगा, एक ही पावर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि 2 साल का तो ये है और 1 साल का ये है, ठीक है ना। 3 साल का होता तो हम एक ही लिखते हैं, ये रेट अलग अलग है तो अलग लिख दिया। इसको आप लोग सोल्व कर लेना, आंसर आपका सेम ही आएगा। इसको आप सोल्व करोगे तो आंसर भी वही सेम आना है। तो आप कैसे भी कर सकते हो, आपका बेसिक एक बार क्लियर होना चाहिए। कि बेसिक क्लियर होगा तो आप कोई भी तरीका लगा पाओगे, और बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप ढूंढते रह जाओगे कि इसमें क्या लगाऊँ मैं। और आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको तुरंत पता लगना चाहिए कि मुझे इसमें कौन सा तरीका लगाना है एसआई का। एसआई सीआई करने के 4 से 6 या 7 तरीके होते हैं। अभी आपको सोचना है कि कौन सा तरीका लगाना है, और ये आएगा आपकी प्रैक्टिस से। बिना प्रैक्टिस के आप लोग नहीं कर पाओगे, बिना प्रैक्टिस के आप लोग नहीं कर पाओगे। देखिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है ना। पढ़ने की कोशिश करिए। देखिए क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, सेक थीटा + टेन थीटा, ये आपको दे रखा है, ठीक है। ब्रैकेट में दे रखा है आपको 1 - sin थीटा, और अपोन में क्या दे रखा है आपको, कोसेक थीटा, और 1 + कोस थीटा, और कोसेक - कोट थीटा, कोसेक थीटा - कोट थीटा। देखिए अब इसको ऐसे नहीं कि आप एंगल माने करो, ये बिना एंगल माने भी बहुत आसान हो जाएगा उसको क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे सोल्व इसको। एक काम करो, सेक थीटा + टेन थीटा हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर साइन कोस में चेंज करोगे तो साइन कोस में इसको लिखेंगे 1/cos, इसको लिखोगे sin/cos, इसको लिखोगे 1/cos, इसको लिखोगे sin/cos। तो क्या आएगा 1 + sin थीटा, नीचे कोस आएगा तो कोस हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। इसको सोल्व जैसे करोगे तो ये बनेगा, इसको आप वैसे रहने दो, एक काम करो। और नीचे की अगर हम बात करें तो कोसेक थीटा है ये, ठीक ना। तो कोसेक थीटा क्या लिखोगे आप लोग 1/sin थीटा, और इसको ऐसे रहने दो 1 + cos थीटा। इसको आप चेंज करोगे तो इसको लिख सकते हैं आप लोग 1/sin थीटा, और ये आएगा cos/sin थीटा। तो क्या बनेगा ये 1 - cos थीटा, और नीचे हम एलसीएम ले लेंगे sin थीटा। अब मुझे आप लोग बताइए, ये 1 + cos थीटा है, ये 1 - cos थीटा है, तो आपको पता होगा क्या, ये आपको पता है क्या कि 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा बराबर क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा। क्यों, दोनों गुणा करोगे तो क्या आएगा, ये 1 - cos थीटा, और ये किसके बराबर है, sin स्क्वायर थीटा के। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जगह लिख रहा हूँ मैं क्या, sin स्क्वायर थीटा। क्या लिख रहा हूँ मैं, sin स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ। और sin स्क्वायर थीटा मैं जैसे ही लिखूंगा तो मुझे बताइए, नीचे भी sin थीटा है और यहाँ भी sin थीटा है। क्या समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, इसको देखिए। एक काम करो, इसको ऐसे रहने दो, आप 1 + sin 1 - sin, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 - sin स्क्वायर थीटा लिखोगे आप लोग। अब क्या आएगा, क्या 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, cos स्क्वायर थीटा। क्यों, ये बनेगा आपका 1 - sin स्क्वायर थीटा, इसको लिखोगे आप लोग cos स्क्वायर थीटा। तो ऊपर क्या बन जाएगा आपका, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और बटे में क्या है, cos थीटा इंटू 1/sin थीटा, चल ही रहता आपका। ये बन जाएगा 1 + cos 1 - cos, कितना बचा था आपका
ये बचा था आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बटे में कितना था आपका साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा स्क्वायर हो गया क्या, ये पूरा कट गया, और आप लोग देखोगे यहाँ पे तो ये क्या है कोस थीटा, और एक कोस से आपका ये कोस भी कट जाएगा, तो आंसर कितना जाएगा कोस थीटा। सिंपल सा क्वेश्चन था क्या, मैंने कुछ भी नहीं किया, साइन कोस में चेंज कर लिया और आपका आंसर आ गया। अभी देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग सेकंड तरीके से भी कैसे कर पाएंगे, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग। देखिए कैसे करेंगे, देखिए आपको एक चीज़ पता है क्या, जैसे अगर मैं क्या करूं, इस कोसेक को अंदर गुणा कर दूं, कोसेक को अंदर गुणा करूंगा तो यह आ जाएगा कोसेक थीटा, इसको तो ऐसे रहने दो सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अगर मैं कोसेक थीटा को अंदर गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा आपका कोसेक थीटा, और कोसेक को कोस से गुणा करोगे आप लोग तो कोसेक क्या होगा 1 अपॉन साइन, और कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट थीटा, और इसको ऐसे रहने दो आप लोग कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। अब आपको पता है क्या कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक प्लस थीटा और कोसेक माइनस कोट थीटा क्या होता है आपका, ये होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और इसका मान कितना होता है 1, ये आपको पता होगा, तो नीचे तो 1 बन जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको ही सोल्व करना था, इसको सोल्व करना था। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको मैंने क्या लिखा था आपको, ये लिखा था मैंने 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस 1 माइनस साइन क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या था कोस थीटा, कोस से कोस कट जाएगा क्या आ जाएगा कोस थीटा। तो तरीके चेंज कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर तो वही आना है आपका, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें टफ वाली कोई बात थी नहीं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर इसे 360 रुपये में बेचा जाता है, यदि वो डिस्काउंट नहीं दे तो 25% का उसको प्रॉफिट होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए कैसे कर पाएंगे, आपसे क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का जो MRP है यानी कि MP है वो है आपका 100 रुपये, ये मैंने माना है 100 रुपये मान लिया। वो कह रहा है कि किताब, एक आपकी बुक थी किताब, उस पर 100 रुपये MRP लिखा हुआ था, 100 रुपये प्रिंट छपा हुआ था। आप दुकान के पास गए तो दुकान वाले ने कहा चलो मैं आपको 10 रुपये का क्या देता हूँ, डिस्काउंट देता हूँ। 10 रुपये का उसको अगर डिस्काउंट देगा तो मुझे बताइए वो कितने में बेचेगा, वो आपको कितने में बेचेगा 90 रुपये में। भाई 100 रुपये की किताब थी, लिखा हुआ था उस प्रिंट, 10 रुपये का दुकानदार ने आपको डिस्काउंट दिया, आपको कितने की पड़ी 90 रुपये की, लेकिन दुकानदार के लिए कितने की पड़ी, वो दुकानदार ने आपको कितने बेची, यानी कि दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस कितना होगा 90 रुपये, दुकानदार ने कितने में बेची, वो 90 रुपये में बेची। अब ये कह रहा है तो उसे वो 360 रुपये में बेचता है, 360 रुपये में बेचेगा, तो मुझे आप लोग बताइए तो 360 वैल्यू कितने की आपकी 90 की, ये भाई सेलिंग प्राइस कितना दे रखा आपको 360 रुपये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो 360 वैल्यू कितने की 90 की है, ठीक है। तो हमें तो क्या निकालना है MRP निकाल लेते हैं, काम करते हैं। MRP कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 400 रुपये, कितना आ जाएगा 400 रुपये, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 400 रुपये, यानी कि जो उसका एक्चुअल MRP था वो 400 रुपये आ गया। 100 रुपये तो अपन ने माना था इसलिए, लेकिन कितना आ गया 400 रुपये आ गया। अब मुझे बताइए अब क्या कर रहा है, यदि वो इस पर डिस्काउंट नहीं दे, अब दुकानदार का मूड बदल गया, अगला जो ग्राहक आया उसका मूड बदल गया, उसने कहा ये बुक वैसे ही खूब बिक रही है तो उस पर डिस्काउंट देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करता है अब 400 रुपये में बेचता है इसको, जितनी भी उस पर प्रिंट रेट थी वो उसको 400 रुपये में ही बेचेगा। तो मुझे बताइए क्या MRP और SP बराबर हो जाएंगे क्या, क्यों होंगे बराबर, क्योंकि MRP वाली जो रेट थी इसकी प्रिंट रेट, अब वो उसी में बेच रहा है, कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, यानी कि वो 400 रुपये की प्रिंट लगा हुआ है वो 400 में ही बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस और MRP कितना हो गया 400 रुपये हो गया। तो अब क्या कर रहा है, अब उसको जो प्रॉफिट होता है, अब जो उसको प्रॉफिट होता है वो होता है कितना 25%। अगर वो MRP पे बेचता है तो 25% प्रॉफिट होता है, यानी कि 1/4 प्रॉफिट होता है। इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब इस 1/4 का मतलब क्या है, ध्यान करना, अगर नीचे वाली वैल्यू होती है हमेशा सेलिंग प्राइस यानी कि कोस्ट प्राइस होती है यानी क्रय मूल्य होती है, और ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी कितना प्रॉफिट हुआ उस पर या फिर कितना लॉस हुआ। यहाँ पर आपको लॉस नहीं हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट लेंगे हम लोग।
तो मुझे बताइए 4 रुपये पे 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो हम कह सकते हैं कि अगर CP कितना है आपका 4 रुपये है, प्रॉफिट आपका कितना है, प्रॉफिट जो है आपका वो 1 रुपये है, तो मुझे बताइए सेलिंग प्राइस कितना होगा, 5 रुपये होगा, नहीं होगा। 4 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये का अगर प्रॉफिट होगा तो वो कितने की होगी, 5 रुपये की, ठीक है ना, तभी तो 1 रुपये प्रॉफिट होगा उसको। तो मुझे आप लोग बताइए कि 400 वैल्यू जो है ना ये कितने की है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू, सेलिंग प्राइस कितना है 5, आपको निकालनी कितने की है, आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस यानी कि 4 की वैल्यू निकालनी है। सोल्व कर लेना, कितना आ जाएगा, 5 से कट जाएगा ये 8 बार, तो ये आ जाएगा 320 रुपये। तो 320 रुपये आंसर आ गया, ठीक है। तो ठीक क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन भी था, कह सकते हैं तुम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक MRP थी, हमने मान ली 100 रुपये MRP थी किसी की, 100 रुपये MRP थी, दुकानदार ने इसको 10% डिस्काउंट दिया, तो कितने बेचा इसको, 90 रुपये में बेचा, 90 रुपये में बेचा। अब दुकानदार क्या कह रहा है कि मैंने इसको 360 में बेचा, यानी कि 90 की वैल्यू कितनी है 360, एक्चुअल वैल्यू कितनी है 360, 90 की वैल्यू आपकी 360 है, तो हमें तो MRP निकालना है, तो MRP कितना है 100 रुपये माना हमने, तो 100 की वैल्यू निकालने के 400, यानी कि आपका MRP आ गया 400 रुपये, MRP 400 आ गया। अब दुकानदार का मूड बदल गया, उसने कहा कि मैं तो इसको डिस्काउंट नहीं दूंगा, अगर वो डिस्काउंट नहीं देगा तो वो कितने में बेचेगा, उसको 400 में बेचेगा, भाई जितना उसका MRP है उतने में ही बेचेगा, तो यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा आपका, MRP के बराबर हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस आपका 400 रुपये हो गया, तो एक बोल रहा है कि उसको 25% का प्रॉफिट होता है, 25% को लिख सकते हैं 1/4, यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 रुपये पे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो CP कितनी है आपका 4 रुपये और प्रॉफिट कितना 1 रुपये, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 5 रुपये। तो 400 वैल्यू है 5 की, 4 के निकालेंगे 320। अगर आपसे पूछा तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो एक काम करते हैं आप लोग, एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका 80 रुपये, 80 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन था। और इन क्वेश्चनों की PDF जो है आपको मेरी टेलीग्राम चैनल है धवन स्टडी पॉइंट, उस पर आप लोग देख सकते हो, वहाँ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। कोई भी मैं PDF डालूंगा तो वहाँ पर जरूर डालूंगा मैं, तो आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो कैसे लग रही है उसको लाइक शेयर कमेंट तो आप लोग करते ना बीच के अंदर ही, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, पढ़ लिया आप लोग। A और B की आय का अनुपात दे रखा है आपको 2:3, A और B की आय का अनुपात दे रखा है आपको 2:3, और उनके जो खर्चा है, उनके जो व्यय है उसका अनुपात दे रखा है आपको 1:2 दे रखा है। यदि B के व्यय का 90% जो है A की आय के बराबर है, तो A और B की बचत का अनुपात कितना होगा। देखिए कैसे करेंगे इसको, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इनकम, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं एक्सपेंडिचर, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं सेविंग। इसका मतलब है ना इसकी आय कितनी है, उसका खर्चा कितने का है, उसकी बचत कितने की है। देखिए 2 आदमी है अपने पास A और B, आपसे क्या कह रहा है, उसकी जो इनकम का रेशियो है, A और B की जो इनकम का रेशियो है वो आएगा 2:3, और उनके जो खर्चे का अनुपात है वो दे रखा है 1:2। तो अब इस क्वेश्चन को आपसे पूछा है कि A और B की बचत का अनुपात। अब कई स्टूडेंट में क्या करेंगे, भाई 2 में से 1 गया तो ये 1 आ गया, 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, 1:1 आ गया, क्योंकि आपको पता है ना भाई इनकम में से अगर आप खर्चा घटा दोगे तो वही आपकी सेविंग बचती है। तो कुछ स्टूडेंट को डायरेक्ट कर देंगे, और ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर A पहला ही ऑप्शन है, फटाफट टिक करके आ जाएंगे। जैसे एग्जाम से बाहर निकलोगे, जैसे आपकी आंसर की आएगी तो आप देखोगे गलत हो गया। तो इतना भी जल्दी आप लोगों को नहीं करना है, क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है ना। 1:1 आपका आंसर गलत है। देखिए इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि B के व्यय का 90%, इसने क्या बोला है आपका, B के व्यय का 90%, B के एक्सपेंडिचर जो है यानी खर्चा है उसका 90% जो है वो A की आय के बराबर है। A की जो आपकी इनकम है, A की जो इनकम है उसके क्या है, बराबर है। अब देखिए अगर मैं इसको 2x मान लूँ, इसको भी 2x मान लेता हूँ, उसकी जो इनकम का रेशियो है 2x 3x मान लेता हूँ। अगर मैं खर्चे का रेशियो 1y मान लेता हूँ, उसको 1y और 2y मान लूँ, ठीक है। तो मुझे आप लोग बताइए B के एक्सपेंडिचर, तो B का खर्चा कितना है, B का खर्चा है 2y, B का खर्चा कितना है 2y, तो 2y लिख लेता हूँ यहाँ पे। इसका 90% यानी कि 9/10 A की इनकम की बराबर है, तो A की इनकम कितनी है आपकी 2x, तो सोल्व करोगे 2 से 2 कट जाएगा आपका, तो x और y का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा आपका कितना, इसको बटे में ले जाओगे तो आएगा 9/10। अब x की वैल्यू 9 है और y की 10 है,
एक्स की वैल्यू आप 9 रखोगे, एक्स की वैल्यू आप जैसे ही 9 रखोगे तो मुझे बताइए ये कितनी जाएगी 18, ये जाएगी कितनी 9 3 27, और वाई का मान कितना है 10, ये जाएगा 10, ये जाएगा 20। अब आप माइनस करो, 18 में से 10 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 8, 27 में से 20 माइनस करोगे कितना आएगा 7। तो ये रेशियो आएगा आंसर। आंसर क्या आएगा, ये आएगा, न कि आपका 1:1। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर है, ठीक है ना। क्या करना है आप लोगों को, कुछ नहीं करना, आपको दे रखा है ए और बी का इनकम का रेशियो दे रखा है, खर्चे का रेशियो दे रखा है, आपको सेविंग का निकालना है। डायरेक्ट नहीं निकालना है, आपको जो कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो बी के जो एक्सपेंडिचर का खर्चा है उसका 90% ए की इनकम के बराबर है। तो यहाँ से मैंने एक्स और वाई का रेशियो निकाल लिया, वहाँ से मैंने इसको रख दिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो मुझे, ठीक है ना। और अगली वीडियो में मैं उसका आपको सोल्यूशन दे दूँगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो, या फिर एक काम क्या हो रहा आप लोग, मेरे जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, उस पर आप लोग जुड़ जाओ। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मैथ से लेकर रीजनिंग से लेकर या फिर इंग्लिश से रिलेटेड, आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो, ठीक है ना। और उसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा अभी इसके अंदर, PDF उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप लोग देख लेना। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोग। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 8% की हानि पर बेचता है। यदि उसने उस वस्तु को 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 37 रुपये अधिक मिलते। तो उसे 37 रुपये क्या मिलते, अधिक मिलते। तो क्या निकालना है आप लोगों को, आप लोगों को निकालना है उसका CP कितना होगा। क्या कह रहा है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आता रहता है। 100 रुपये की कोई चीज़ थी, आपने क्या माना, CP मान लिया 100 रुपये। कोई 100 रुपये की चीज़ थी, क्या कर रहा है ये, उसको उसने 8% की हानि पर बेचा, यानी कि 8% क्या बेचा, लॉस पर बेचा उसने। अगर लॉस होगा तो मुझे बताइए सेलिंग प्राइस कितना होगा उसका, 92% होगा, नहीं होगा। 100 रुपये की चीज़ को 8 रुपये लॉस बेचेगा तो कितने बेचेगा वो, 92 में बेचेगा। लेकिन अब क्या कह रहा है, यदि उसी वस्तु को वो 10.5% से लाभ से बेचे, वो तो कह रहा है कि चलो नहीं, मैं तो अब इसको 10.5% प्रॉफिट से बेचूंगा, मुझे तो लाभ चाहिए। तो वो कितने में बेचेगा इसको, 110.5 से बेचेगा। पहले 92 में बेच रहा था, अब उसको 110 में बेच रहा है। अब उसको कितना लाभ हो रहा है, अब वो कह रहा है कि मुझे तो भैया ऐसा करने पर उसे 37 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। ऐसा करने पर उसे कितने रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, 37 रुपये क्या मिल रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं। और 37 ज़्यादा मिल रहे हैं, तो मुझे बताइए इनका और इनका डिफरेंस कितने का आएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 37 रुपये जो वैल्यू है इनके डिफरेंस के बराबर होगी। इनका डिफरेंस कितना आएगा, देखिए 8 ही आ जाएगा यहाँ से, और 10 ही, 18.5 होगा क्या। यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 18.5। तो 37 वैल्यू है 18.5 की, और आपको CP निकालना है। CP क्या होता है, 100 से गुना करना है। अब ऐसे नहीं कि आप भाग देने लग जाओ, आपको पता होना चाहिए कि 18.5 जो है इसका डबल है, 37 का डबल है, तो 2 यहाँ से 2 कर दो डायरेक्ट ही, कितना जाएगा 200। 200 रुपये क्या आ गया आपका, CP आ गया। ऑप्शन नंबर A एकदम सही आंसर है। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो कोई समझाने की जरूरत है नहीं ज़्यादा, इसलिए कह रहा हूँ। एक बार आप क्वेश्चन मुझे आंसर लिखा करो कमेंट के अंदर, जैसे मैं सोल्व कराता हूँ तो आप भी सोल्व करने की कोशिश क्या करो उसको, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, पढ़ लीजिए। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% मिलेगा। पता नहीं आपकी सेट में आए नहीं आए, लेकिन ये सिर्फ क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा आ रहा है। आपके SSC CGL CPO रेलवे वगैरह में सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। और SSC में तो आ ही रहा है ये, SSC में तो ये आएगा ही आएगा, ये तो बात आपके मान के चलिए, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी कक्षा में 90 विद्यार्थी हैं, उनमें से 70% विद्यार्थी गांव A से हैं और बाकी जो हैं वो गांव B से हैं। परीक्षा में गांव B के विद्यार्थियों का जो एवरेज है वो गांव A के विद्यार्थियों के एवरेज से 20% अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों का जो एवरेज है वो 53 है, तो गांव B के विद्यार्थियों का एवरेज कितना होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आया, आपसे लास्ट के अंदर आपसे पूछे कि A का एवरेज निकालो, B का एवरेज निकालो या टोटल एवरेज निकालो, तो आपको जो मेन वैल्यू है, आपकी जो मेन वैल्यू दे रखी है, जो भी आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, 90 विद्यार्थी हैं, जो भी दे रखा है, इसको आपसे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज में लेना है क्वेश्चन को। कैसे, देखिए अब मैं बात कर लूँ A और B की बात कर रहा हूँ मैं, A और B की। तो मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट की। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या कर रहा है, 70% विद्यार्थी A से हैं, 70% विद्यार्थी A से हैं, तो इसमें कितने बचेंगे, 30 बचेंगे क्या, 30 बचेंगे। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो मुझे बताइए 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 मैंने काट दिया, ठीक है।
अब क्या कर रहा है, परीक्षा में गांव बी के विद्यार्थियों का जो एवरेज है वो परीक्षा में गांव बी के, और एक ही बात कर रहा है, परीक्षा में गांव बी के विद्यार्थियों का एवरेज गांव ए के एवरेज से 20% अधिक है। यानी कि अगर ए का एवरेज अगर 100 रुपये है, मैं बात कर रहा हूँ एवरेज की, तो इसका कितना होगा, बी का 120। बी का ज़्यादा है ना, बी का ज़्यादा है, तो सोल्व करोगे तो कितने में कट जाएगा ये, 2 से 12, 2 पंजे 10। तो इनका जो एवरेज आ जाएगा, इनका जो एवरेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6:5। देखिए ऐसा नहीं आपको ऐसे ये सोल्व नहीं करना है आप लोगों को, ये आपको माइंड में ही कैलकुलेशन करनी है। कैसे करनी है, आपसे बोला है कि बी का जो एवरेज है वो ए से कितना है, 20% अधिक है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है आपका 1/5। अगर ये ए का 5 है, ये इससे अधिक है, एक अधिक हो गया। मैंने क्या बताया था, नीचे वाली होती है ओरिजिनल वैल्यू, ऊपर होती है कितनी बढ़ी है कितनी घटी है, ठीक है ना, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे CI हो, चाहे SI हो, नीचे हमेशा आएगी ओरिजिनल वैल्यू। तो 5 से बढ़कर 6 हो गई, 5 से बढ़कर कितनी होगी, 6 हो गई। तो इसकी बी की कितनी थी, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, ए की 5 है, ए की तो 5 है और बी की 6 है ना। तो 5 से कितनी होगी, 6, बी की ज़्यादा है ना, क्योंकि क्या बोला, बी के विद्यार्थी को औसत ए के विद्यार्थी से 20% अधिक है, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग, अब मुझे आप लोग बताइए, आप लोग एवरेज कैसे निकालते हो, आप लोग एवरेज कैसे निकालते हो मुझे बताइए आप लोग, है ना, एवरेज कैसे निकालते हो आप लोग, कैसे निकालते हो, टोटल स्टूडेंट निकालते हो क्या, टोटल कितने स्टूडेंट है ना, मतलब, या फिर एक काम करो, उनका टोटल वेट कितना है, उनका टोटल वेट कितना है, ठीक है, सबका क्या करते हैं, वेट जोड़ते हैं, टोटल वेट कितना है और कितने स्टूडेंट हैं वो हम जोड़ते हैं। या फिर एक देखिए आप लोग, इसको ऐसे समझिए आप लोग ना, कन्फ्यूज मत रहिए इसमें अंदर। आप लोगों को अगर टोटल निकालना हो, किसी का भी टोटल निकालना हो, तो आप क्या करते हो, एवरेज करते हो इंटू नंबर करते हो। भाई कितने, उनकी संख्या कितनी है, एवरेज इंटू नंबर, किसी भी संख्या का एवरेज और नंबर निकालोगे तो उसका क्या टोटल जाएगा क्या, उनका सबका सम आ जाएगा क्या। तो मुझे आप लोग बताइए, आपके 7 स्टूडेंट हैं ए के अंदर और 5 उनका एवरेज है, तो टोटल जो कितना होगा उनके अंदर, टोटल, मैं एक काम करता हूँ, इनका एवरेज क्या मान रहा हूँ, इनका वेट मान रहा हूँ, एक बार इनका वेट मान लेता हूँ मैं, इतना है, ठीक है ना। तो 7 पंजे कितने हो गए, 35, ठीक है। ऐसे बी की बात करूं तो बी के अंदर टोटल वेट कितना हो जाएगा आपका, 18। अब ये क्या आ गया आपका, टोटल नंबर आ गए, टोटल नंबर आ गए, ठीक है ना, टोटल कितना आ गया, नंबर आ गए। तो टोटल कितना हो गया आपका, 35 और 18 कितना हो गया, 53 हो गया क्या, 35 और 18 कितना हो गया, 53 हो गया, ठीक है। और अगर आपको इसका एवरेज निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो कितने टोटल नंबर जो है नंबर से भाग देते हैं, क्या नंबर से भाग देते हैं, तो 7 और 3 कितना हो गया, 10। तो 53/10 कितना आ गया, एवरेज आ गया। और 53/10 की वैल्यू इसने रखी है कि सभी विद्यार्थियों को औसत जो है वो 53 है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 53 है। तो आप करो, एक की वैल्यू निकाल लो, आप एक की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, 53 इंटू ये उल्टा हो जाएगा 10/53, 53 से 53 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 10। अब बताइए, एक की वैल्यू अगर 10 है, एक की वैल्यू 10 है, तो मुझे बताइए क्या पूछा इसने, बी के विद्यार्थियों को औसत पूछा आपसे, तो बी के विद्यार्थियों का एवरेज पूछा है, इसको क्या कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60। तो बी का एवरेज कितना आ जाएगा, 60, बी का एवरेज कितना आ जाएगा, 60। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कैसे कर पाएंगे, फिर देखिए आपको दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, ए के 70% है, बी के 30% है, तो रेशियो निकालिए 7:3। अब इसने बोला है कि इनका जो एवरेज है, बी का जो एवरेज है वो ए के एवरेज से 20% अधिक है। 20% का मतलब होता है आपका 1/5, यानी कि अगर ए का 5 है तो उसका 1 अधिक है, यानी कि 6 हो गया, यानी कि 5:5 कितना हो गया, 6 हो गया। तो मैंने क्या करा, इनका टोटल निकाल लिया। भाई एवरेज को गुणा करोगे आप नंबर से, टोटल आ जाएगा 35, इसका आ जाएगा 18, और दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ गया, 53। और एवरेज निकालना है तो क्या कर देंगे, नंबर से भाग लगा देंगे, यानी कि 10। और जो एवरेज आपको दे रखा है 53, यानी कि इसकी वैल्यू दे रखी है 53, एक के निकालेंगे आ जाएगी 10। और आपसे पूछा है बी का एवरेज, तो 10 से गुणा कर देंगे 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आ जाएगा। बेसिस से करोगे तो बेसिस से आपको और टाइम लग जाएगा, मैं तो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिस से आप करोगे तो ए और बी ये दे रखा है आपको 70, ये दे रखा है 30, और बाद में वही करना है, 20% अधिक है तो ये आ जाएगा कितना, 5, ये जगह 6। फिर सोल्व करोगे, 7 पंजों कितना आ जाएगा, 35, 350, यह जगह 180। इनको जोड़ोगे आप लोग, कितना आएगा, 530, नंबर कितने हैं, 100। इसकी वैल्यू कितनी रखी है आपको, 53, एक की वैल्यू कितनी देगी,
10 वही आएगा, यहाँ रखोगे 60, आंसर तो वही आएगा, चाहे बेसिस से कर लो चाहे वैसे कर लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो इससे बढ़िया आप रेशियो निकाल लो, कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। आपको टाइम बचाना है अभी कैसे भी करके एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन को दिल पे मत लेना। कोई क्वेश्चन में टाइम लग रहा है तो छोड़ दो पर ऐसे, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आता रहता है आपका रेलवे में, तो काफ़ी बार आया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। एसएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, एसएससी का ही क्वेश्चन है ये वाले जो करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को। क्या कह रहा है देखिए, ए जो है बी से 20% अधिक है, बी जो है सी से 25% अधिक है, और इसी प्रकार सी जो है वो डी से 60% कम है, और डी जो है ई से 20% अधिक है। तो ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। देखिए क्या कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत क्या करेंगे, हम लिखेंगे पहले ए बी सी डी ई, ये दिखाएगा और कुछ रखा है एफ थोड़ी इसमें, ई है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ए बी सी डी ई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे जो लास्ट वाली वैल्यू उसको 100 मान लेंगे। हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे सबसे लास्ट से, तो लास्ट को मैंने 100 मान लिया। अब क्या कर रहा है देखिए, इस क्वेश्चन को लास्ट से पढ़िए, क्या कर रहा है, डी जो है ई से 20% अधिक है, डी जो है वो ई से 20% अधिक है। तो मुझे बताइए अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 120, 20% क्या है ये अधिक है 20% कितना होगा इसका 100 का 20 ही होगा, तो 1 से 20 हो गया क्या, डी अधिक है इसे, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है, अब इस थोड़ा जाइए पीछे, क्या कर रहा है, सी जो है डी से 60% कम है, सी जो है इस डी से 60% कम है। तो 120 का निकाल लीजिए आप लोग, 120 का आप 60% निकालोगे कितना आएगा, 72 ही आएगा क्या। तो ये इससे कितना कम है, 72 कम है। तो 72 कम होगा तो कितना बचेगा बताइए, ये बचेगा आपका 42, कितना बचेगा 42। तो सी कितना आ गया आपका 42 आ गया। अब क्या बोल रहा है, बी जो है सी से 25% अधिक है, बी जो है इसे 25% अधिक है। तो 42 का 25% निकालोगे, यानी कि 42 का अगर आप 1/4 निकालोगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, कुछ गलती कर दी क्या, ये 8 आएगा ना, सॉरी है ना 72 घटाओगे तो 8 आएगा, सॉरी कितना आएगा 48। तो इसका अगर आप लोग 1/4 निकालोगे, ठीक है, बी जो है सी से 25% अधिक है, यानी कि 1/4 अधिक है। तो कितना जाएगा ये 12, कितना अधिक है ये, प्लस का 12 अधिक है, तो 12 अधिक हो गया तो कितना हो गया बी, मुझे बताइए, ये जो 60 हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 60। अब क्या कह रहा है कि ए जो है बी से 20% अधिक है, अब ये जो है बी से भी 20% अधिक है, इसका 20% अधिक निकालोगे तो कितना आएगा, वही 12 आएगा क्या। तो 12 आ जाएगा, कितना जाएगा ये 72 आ जाएगा। देखिए हमने निकाल ली ए बी सी डी ई की वैल्यू निकालनी। अब आइए ऑप्शन पर, अब आप ऑप्शन पे आओगे तो पहला ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। पहला ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे तो क्या कह रहा है पहला ऑप्शन, कि डी जो है डी इज 60% लेस देन बी, या फिर क्या कह सकते हैं कि डी जो है बी से 60% कम है। मुझे बताइए क्या डी जो है आपका, डी कितना है 120 है, और बी जो है आपका वो कितना है 60% है, क्या ये कम है क्या, नहीं है, डी तो ज़्यादा है, वैसे भी डी तो वैसे ज़्यादा है बी से, तो पहला ऑप्शन तो साफ साफ गलत है, इसको चेक करना ही नहीं है आप लोगों को, डी तो वैसे ज़्यादा है तो कम कैसे हो गया भैया। अगला ऑप्शन देखिए, ई जो है ए से 28% अधिक है, ई की बात करें और ए की बात करें, देखिए ई का अगर हम 28% निकालें, मुझे बताइए ई का अगर हम 28% निकाल लें तो ई जो है वो ए से क्या ज़्यादा है क्या 28%, ई जो है ज़्यादा है, कितना है 28 ज़्यादा है, 28 तो ज़्यादा है, लेकिन कितना परसेंट है और किससे है, ए से है क्या, तो 72। तो मुझे बताइए क्या ये कभी 28% आ सकती है क्या, आएगी तो पॉइंटों में आएगी, और समथिंग कितनी आएगी, ये आएगी आपकी 38 ऐसे समथिंग आएगी, मतलब 28 से तो बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया आपका। तीसरा ऑप्शन की हम लोग बात करें, तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, ए जो है डी से 40% कम है, ए जो है वो डी से 40% कम है, ए की बात करें और डी की बात करें तो ये कितना ज़्यादा है, मुझे बताइए आप लोग, ए और डी की अगर हम बात करें तो ये कितना ज़्यादा हो गया, ये हो गया क्या 42 या 48, सॉरी कितना हो गया ये 8 11 4, यानी कि 48 क्या है ज़्यादा है। और किससे लेना है आपको, क्या पूछ रहा है ये, ए जो है डी से 40% कम है, कुछ गलती कर रहा हूँ क्या मैं यार,
क्या कह रहा है देखिए, ए जो है डी से 40% कम है, डी से 40% कम है क्या ए, तो डी का 40% निकालोगे तो कितना आएगा 48 है ये, तो 48 कम है, ए से बोला है तो कितना जाएगा 72। सही तो कर रहे हैं आपने, क्या गलती हो रही है। तो 12 चौक 48, 12 छकी 72, ठीक है। पता नहीं क्या गलती हो रही है आज। फिर चेक करते हैं, पता नहीं आज थोड़ा दिमाग भी काम नहीं कर रहा आज। क्या कर रहा है, ए इज 40% लेस देन ए डी से 40% कम है। ए जो है सी और ए जो है डी से 40% कम है क्या, ए जो है डी से 40% कम है, तो डी का 40%, अरे यार कम बोला है इसने ये, ठीक है ना। तो देखिए, अगर देखिए ए जो है डी से 40% कम है क्या, देखिए इसका 40% निकालो आप लोग, कितना आएगा 48 आएगा क्या। ए जो है वो डी से 40% कम है, तो कितना होगा ये डी का 120 का 60% होगा, यानी कितना जाएगा 72। भाई 40% कम है तो कितना हो गया 60% हो गया, और क्या 60% है क्या, ये 60% है यानी कि 72 है, तो सही है आंसर, ठीक है। तो सी ऑप्शन है आपका एकदम सही है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, सबसे पहले निकालना है आपको ABCDE, लास्ट वाली वैल्यू को 100 मानना है, ये से 20% अधिक है, वैसे ये अधिक है, ये अधिक है, तो इस तरह से आपको वैल्यू निकाल लेनी है, फिर ऑप्शन आपको चेक कर लेना है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा हो तो आपको लिखना है कमेंट के अंदर, और इसके आंसर आपको कमेंट में लिखने हैं, आपको खुद भी सोल्व करने हैं इनको, ऐसे नहीं कि मैं करवा रहा हूँ तो आप कर रहे हो डायरेक्ट। जैसे मैंने बोला स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश क्या करो, जैसे मैं दे रहा हूँ आपको अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो एक बार, देखिए सोल्व करने की कोशिश क्या कर रहा है, देखिए मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। क्या कर रहा है, त्रिभुज ABC में भुजाएं दे रखी है आपको AB और AC, क्या कर रहा है, त्रिभुज ABC में भुजाएं हैं AB और AC, त्रिभुज ABC आपका, इसमें भुजाएं हैं AB और AC पर D और E बिंदु हैं, AB पर है D और इस पर है E। क्या कह रहा है आपसे, और DE समांतर है BC, ये जो आपके ऐसे क्या है समांतर है यानी पैरेलल है। यदि DE और BC का रेशियो, DE इसका रेशियो और इसका रेशियो कितना रखा है 5 रखा है, DE और BC का रेशियो रखा 3:5, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, तो ADE का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और चतुर्भुज BCDE का क्षेत्रफल आपको निकालना है, BCE क्या, हाँ जो भी है DECB जो भी रखा है, बात तो एक है ना, DECB, ठीक है, इसका निकालना है, यानी कि इसका और इसका निकालना है आप लोग। अब मुझे आप लोग बताइए, क्या मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया था कि सिमिलरिटी आप लोग मेरे देखना है एक बार ट्रायंगल में जाके, मैंने आपको बताया था जब भी कोई लाइन अगर पैरेलल है, कोई लाइन ट्रायंगल के अंदर पैरेलल है, तो मुझे बताइए ये एंगल तो क्या होगा आपका, ये एंगल तो कॉमन है इसके अंदर भी और इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर भी, इस बड़े वाले के अंदर और छोटे वाले के अंदर बराबर है, ठीक है। और ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और किसी भी त्रिभुज के अगर तीनों कोण बराबर हैं तो क्या वो सिमिलर होंगे, क्या वो समरूप होंगे, उनके रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे, और रेशियो इक्वल होंगे तो मुझे आप लोग बताइए कि DE जो होगा आपका DE/BC, ठीक है ना, इनका जो रेशियो होगा, तो अगर आपको इनका निकालना है, आपको एरिया निकालना है, तो एरिया में क्या करते हैं हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। जब भी आपको ट्रायंगल ADE जो है इसका एरिया निकालना है आपको, और ट्रायंगल ABC इसका एरिया निकालना है, तो DE इनका क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, एरिया निकालेंगे तो साइड क्या करते हैं स्क्वायर, तो DE की वैल्यू कितनी है 3 यानी कि 9, D कितनी है 5, 25 हो गया। तो देखिए इसका एरिया कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और इस पूरे का कितना है 25 है, लेकिन हमें तो सिर्फ इसका चाहिए, तो हम क्या करेंगे 25 में से माइनस कर देंगे 9, कितना आ जाएगा 16। तो रेशियो कितना आ गया इसका, आपका रेशियो आ जाएगा कितना, इसका और इसका रेशियो आ जाएगा आपका 9:16। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर A आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। सिमिलरिटी वाला क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ है नहीं वाला क्वेश्चन। अगर ये समझ में नहीं आया है तो एक काम करना, इसको पहले रिवाइज करना वीडियो को, फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मेरे एक बार ट्रायंगल वाली जो मैंने आपको पढ़ाई है सिमिलरिटी,
मैंने सिमिलरिटी बहुत अच्छे से समझाई आपको, एक बार वो जाके आप देखना एक बार वीडियो, आपको पक्का समझ में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग करने की कोशिश करिए सोल्व करने की। सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर मुझे अभी बताइए कमेंट के अंदर। आपके कमेंट में हमेशा देखता हूँ, चाहे मैं ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, हमेशा आपके कमेंट देखता हूँ मैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं तो 40 व्यक्तियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करें कि 6 दिन में काम पूरा हो जाए। देखिए ऐसा क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। तो आपको क्या करना है, फ़ोन लगाना है M1 D1 T1 अपॉन W1, M2 D2 T2 अपॉन W2 रख दीजिए। M कितने, 30 व्यक्ति है, 8 घंटे काम कर रहे हैं, 10 दिन तक कर रहे हैं। M2 कितना है आपका, 40 व्यक्ति है, 6 दिन में कर रहे हैं, और टाइम निकालना है, घंटे निकालना है। सोल्व कर लेना, कितने बार कट जाएगा, 6 से कट जाएगा ये 5 बार, और 5 से कट जाएगा 8 बार, 8 से कट जाएगा 8 बार। तो टाइम कितना आ गया, 10 डेज। टाइम कितना आ गया आपका, 10 आवर। घंटे में पूछा ना आपका, तो 10 आवर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कोई समझाने की बात है नहीं। ठीक है, कर लो आपने ये वाला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ये कि मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है, आप लोग सोल्व करने की कोशिश भी करना इसको एक बार। क्या कह रहा है, देखिए मैं आपको वीडियो डाल रहा हूँ, ऑफलाइन डाल रहा हूँ आज। ठीक है, तो आप एक काम करना, वीडियो को पॉज क्या करो, उसके बाद वो सोल्व करने की कोशिश क्या करो। ठीक है ना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्या कह रहा है, देखिए किसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 924 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो इसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्या आपको पता है क्या कि शंकु जो होता है आपका, शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का जो आयतन होता है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो कोन का जो वॉल्यूम होता है, कोन का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच होता है। ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा। ठीक है, और आपको जो आयतन दे रखा है वो दे रखा है 924। कितना दे रखा है, 924। सोल्व कर लेना आप लोग, 1/3 22/7 r स्क्वायर इंटू हाइट आपको दे रखी है 18 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, बराबर 924। ठीक है, सोल्व करोगे आप तो देखिए 22 से कितने बार कट जाएगा, ये 22 चौक 88 और 4 बचेगा, 22 दूनी 44। ठीक है, और 6 ये कितने बार कटेगा, 3 से कट जाएगा ये 6 बार, और 6 से कट जाएगा ये 7 बार। तो r स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 7 × 7, यानी कि रेडियस आ जाएगी 7। अब रेडियस आपकी 7 आ गई, तो मुझे बताइए इसके आधार का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आंसर आ जाएगा 154। देखिए मुझे कैसे पता लगा, या तो आप डायरेक्ट निकाल लो, या तो आप लोग क्या निकाल लो, डायरेक्ट निकाल लो। अब इसने क्या बोला है, इसने ऐसे नहीं बोला है कि आप शंकु का क्षेत्रफल निकालो, इसने बोला है कि इसके आधार का क्षेत्रफल निकालो। तो इसका आधार क्या होगा, इसका आधार होगा ये वाला, नीचे वाला आधार क्या होगा, ये वाला, यानी कि सर्किल। इसकी रेडियस कितनी है, 7 है, और सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई r स्क्वायर, यानी कह सकते हैं 22/7 इंटू 7 × 7। सोल्व करोगे तो कितना जाएगा, 154। मैंने डायरेक्ट कैसे किया, देखिए इसी क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे। आप लोगों को याद रखना है, आप लोगों को याद रखनी है। देखिए आपको पता होगा कि कंपटीशन एग्जाम के अंदर आप ज़्यादातर देखना आप लोग कि आपकी जो रेडियस या हाइट जो भी आएगी ना, वो मैं ज़्यादातर, हाइट का तो नहीं कह सकता, लेकिन रेडियस जो आएगी आपकी 7 के मल्टीपल में ज़्यादा आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% आती है, मैं ये कह रहा हूँ कि 40 या 50% आपकी जो रेडियस है वो 7 के मल्टीपल में आती है। ज़्यादातर आपके 7 के मल्टीपल में आती है, या तो 7 का आधा होगा, 7 का 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, इस तरीके से आएगी। तो आप 7 के मल्टीपल एक करो, याद कर लिया करो। कैसे, देखिए निकालना तो मैंने आपको सिखा दिया, रटवा नहीं रहा लोगों को, लेकिन आप याद कर लोगे तो क्वेश्चन आपके विदिन सेकंड हो जाएंगे फटाफट से। जैसे रेडियस, पेरीमीटर और एरिया, ये 3 चीज़ याद कर लेना आप लोग। अगर रेडियस 7 है तो उसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है 44, एरिया होता है आपका 154। रेडियस अगर आपकी 14 है तो पेरीमीटर होता है आपका 88, और ये होता है आपका 616 एरिया। रेडियस अगर आपकी 21 है तो ये होता है आपका 132, और जो एरिया होता है वो होता है आपका 23, कितना होता है, 1 मिनट, सॉरी 1386। ठीक है, और ये अगर आपकी रेडियस है 28 तो ये होता है आपका कितना, 176, और ये होता है आपका कितना, 2464। अगर रेडियस है आपकी 35 तो ये होता है आपका कितना, 220 पेरीमीटर, और एरिया होता है इसका 3850। अगर आपसे बोले 7 से 42, रेडियस आपकी 42 है तो उसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है कितना, वो कितना होता है, ये होगा आपका 220, सही था नहीं, ये चंबर ही जोड़ देंगे, 264। ठीक है, और जो इसका जो एरिया होगा वो होगा 5544।
तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे आपको याद होता कि रेडियस 7 आ गई, आप डायरेक्ट कर सकते थे कि एरिया कितना होगा 154, इस तरीके से आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, आपको 100% बेनिफिट होगा अगर आप ये याद कर लोगे तो, ठीक है ना, बहुत क्वेश्चन में काम आएगा ये। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आगे होगा, आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो एक बार। और ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कई क्वेश्चन करवा दिए हैं, इस टाइप के मैंने आपको कई क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करना है इसको। देखिए क्या कर रहा है, यदि 8 अंकों की संख्या दे रखी है आपको, जो देख लेने जो भी है, इसको 72 से डिवाइड करते हैं तो y के सबसे बड़े मान के लिए उनको वैल्यू निकालनी है 9x + y का अंडर रूट, ठीक है ना। देखिए आपको दे रखा है 342 x 18y और 6 है क्या लास्ट में 6। ये कह रहा है कि ये 72 से क्या है डिविजिबल है, और 72 से अगर ये डिविजिबल है तो मुझे बताया कि ये 8 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। आपके डिविजन रूल आएंगे या तो 8 से आएगा या 9 से आएगा या 11 से आएगा, ये 3 तो आपको रटे रहने चाहिए, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, वाई का सबसे बड़ा मान लेना है। ये क्या कर रहा है, वाई का जो मान है वो आपको मैक्सिमम लेना है। अब देखिए मुझे बताइए 8 से अगर ये भाग होगा तो 8 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि लास्ट की 3 डिजिट के अंदर 8 का भाग जाना चाहिए। लेकिन मैंने आपको समझाया था कि आपको लास्ट की 2 डिजिट के अंदर ही भाग देना है, आपको लास्ट की 2 डिजिट में ही भाग देना है। लेकिन क्या करना है, अगर ये इवन नंबर है, अगर ये इवन नंबर है तो लास्ट की 2 डिजिट में भाग देना है। अगर ये ओड होता तो इसमें 4 जोड़ के फिर हम भाग देते, ठीक है ना। आप मेरे देखना पिछली वीडियो मैंने आपको समझाया बिल्कुल बेसिक से अच्छे से, ठीक है ना। अब देखिए अगर ये इवन नंबर है अब तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको, इसमें भाग दे लो आप लोग। तो वाई की वैल्यू हम क्या रखें, ध्यान रखना सबसे बड़ी रखनी है, तो हम क्या करेंगे लास्ट से चलेंगे पीछे से 10 से, तो 10 तो ले नहीं सकते हम लोग क्योंकि हमको एक लेनी डिजिट, तो क्या लेंगे 9 लेंगे। अगर वाई का मान मैं 9 रख दूँ, वाई का मान 9 रख दूँ तो कितना जाएगा 90 से, क्या इसमें 8 का भाग जा रहा है, क्या जा रहा है, कितनी बार 12 बार, 12 × 96, तो वाई का मान कितना हो गया 9 हो गया। तो वाई का मान कितना हो गया आपका 9 हो गया, वाई का मान कितना हो गया 9 हो गया। अब देखिए वाई का मान अगर 9 हो गया तो मुझे आप लोग बताइए, वाई का मान तो हो गया 9। अब पूछा है आपसे कि 72 से, यानी कि अब वो 9 से भी होगा डिविजिबल। अगर 9 से डिविजिबल होगा तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, उनकी जो डिजिट होती हैं, उनकी जो कोई भी नंबर है उसकी डिजिट का सम जो होगा हमेशा और हमेशा 9 से क्या होगा डिविजिबल होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। देखिए अगर हम डिविजिबल रूल लगाएं तो देखिए 9 से क्या होना चाहिए डिविजिबल, और जहाँ पर 9 बन रहा है, जहाँ पर ऐड करने पर 9 बन रहा है हम उसको कैंसिल करते चलेंगे। कैसे, देखिए 3 और 4 और 7 और 9, 9 हो गए क्या, हटा दो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। 8 और 1 9, इसको भी हटा दो कोई ज़रूरत नहीं है। क्या बचेगा देखिए, और इसकी बात करें 9 तो ये भी ज़रूरत नहीं, ये भी हट जाएगा। क्या बचेगा 6, तो 6 + x। अब मुझे बताइए अगर मुझे इसे 9 से भाग देना है तो x का मान कितना लेंगे हम लोग, 3 लेंगे क्या। तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया, x का मान 3 आ गया, y का मान 9 आ गया। इसमें आप लोग रख देना, क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है √9x + y। तो √x की वैल्यू कितनी है आपकी 3 + y की वैल्यू 9 है। सोल्व करोगे 27 और 9 36, यानी कि 6 जगह गया, तो 6 आपका आंसर है। कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, आपको बुलाए वाई की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो आपकी लास्ट 2 डिजिट में भाग देना है, क्योंकि यहाँ पर सम संख्या है। विषम संख्या होती है तो हम क्या करते हैं इसमें 4 ऐड करके फिर चेक करते। अब सम संख्या है तो जरूरत नहीं है हमको, तो इसमें देखा हमने सबसे लास्ट से लेंगे, क्यों, सबसे बड़ी संख्या लेनी है, तो मैंने 9 रखा है यहाँ पर जा रहा है, तो वाई की वैल्यू 9 हो गई। अब हमको 9 का देखना है डिजिट रूल, तो सारी डिजिट का सम 9 से होना चाहिए, डिविजन होना चाहिए। या तो आप एक काम करो सबको जोड़ लो, या फिर एक काम करो जहाँ जहाँ 9 बन रहा है उसको पहले ही हटा दो। आप लोग हटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा फटाफट। एक्स का मान कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम आसान क्वेश्चन है और ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो ये तो आप लोग कर लोगे, लेकिन फिर भी चलो मैं बता देता हूँ हम लोगों को। क्या दे रखा है क्वेश्चन, 3 अनुपात, वीडियो को रोक के आप लोग कोशिश करना इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस से ही सोल्व होंगे। मैं चाहे इसको 10 बार करा दूंगा, 20 बार करा दूंगा, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी। क्या करा है, 3 5 - 5 भाग 6 - 7 × 8 + 9, और ये मतलब ब्रैकेट, और बटे में क्या दे रखा है आपको 4 /
4 इंटू 4 4 ऑफ 4। देखिए आपको पता होगा बोर्ड मास का रूल आपको पता होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बड़ा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, और फिर ऑफ सोल्व करते हैं, गुणा को सोल्व करते हैं, फिर डिविजिबल यानी कि भाग को सोल्व करते हैं, फिर गुणा को, जोड़ माइनस तो आप कभी भी कर सकते हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को सोल्व करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू को हम लोग सोल्व करें एक बार, तो देखिए ठीक है, तो क्या आएगा, देखिए 3 भाग, हम क्या करेंगे सबसे पहले सोल्व करेंगे छोटे ब्रैकेट को। तो मुझे बताइए यहाँ से कितना आएगा, ये -1 आएगा क्या, ये कितना आएगा -1, ये वैल्यू कितने की देगी -1 की, और -1 की वैल्यू देगी। फिर क्या करते हैं हम लोग, पहले भाग सोल्व करते हैं। तो 5 का भाग देंगे 1 में, भाई 5 में भाग देंगे 1 का, तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। लेकिन ये माइनस का है, ये माइनस का तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 + 5, ऐसा लिख सकते हैं कि 5 + 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सोल्व हो गया आपका, लेकिन इसमें जोड़ने से पहले क्या करेंगे हम लोग, गुणा सोल्व करेंगे। ठीक है ना, तो क्या आएगा 8 + 9। और नीचे की अगर हम बात करें, नीचे अगर हम सोल्व करें तो देखिए पहले सोल्व करेंगे ऑफ, तो 4 भाग 4 इंटू 4, इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 16, और 16 इसके बटे में जाएगा तो कितने में कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। और ये भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 4, नीचे कितना जाएगा, 4 आ जाएगा क्या। एक मिनट रुको, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, देखिए 4 भाग 4 इंटू 4 बटे ये आएगा 16। ठीक है, ये 4 ही बचेगा। कुछ गलती है क्वेश्चन के अंदर, देखो एक बार, 4 + 1 है क्या, ये 4 प्लस है क्या यहाँ पे, 4 प्लस होगा ये क्या है, 4 प्लस है ये, है ना, मैंने गलती लिख दिया भाई, ये क्या है, भाग नहीं है यहाँ पर, प्लस है ये। तो देखिए ये प्लस होगा तो ये कितने में कट जाएगा, एक बार, नीचे क्या बचेगा 5, ये कितना बचेगा 5। अब हम सोल्व करते हैं ऊपर वाले को सोल्व करोगे तो क्या बचेगा 3 डिवाइजेबल, देखिए 8 × 5 = 40 और 5 × 45 और 9 कितना जाएगा 54, और बटे कितना है 5। इसको सोल्व करोगे, देखिए 3 में भाग दोगे 54 का तो कितना बचेगा आपका 1/18, और नीचे कितना है 5, सोल्व करोगे कितना आएगा 1/90। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। आप लोग क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, उसके बाद भाग को सोल्व करना है, उसके बाद गुणा को, उसके बाद जोड़ को, और नीचे क्या करेंगे, सबसे पहले ऑफ को सोल्व करेंगे, फिर भाग को सोल्व करेंगे, फिर गुणा को, और फिर उसके बाद एडिशन को। ठीक है, ये तो आपको प्रैक्टिस ही आएंगे, इसमें तो मैं कितने बार करा दूँ कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको सोल्व कराने का। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस से ही आपको ये सोल्व होंगे आपसे, और कोई तरीका नहीं है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सोल्व करने की आप लोग कोशिश करो, इसको सोल्व करने की इसको कोशिश करो आप लोग। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए, और ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करा चुका हूँ, पहली बार तो करवा नहीं रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करा चुका हूँ। देखिए क्या कह रहा है, देखिए आपको दे रखा है a + b + c बराबर दे रखा है, आपको कितना दे रखा है 5 दे रखा है, a² + b² + c²। कल की वीडियो मैंने करवाया था, ये बहुत बार तो नहीं करवाया। ठीक है, तो देखिए बराबर होता है 27, और आपको दे रखा है a³ + b³ + c³ बराबर दे रखा है कितना 125, और आपको 4 abc निकालना है, यानी कि आपको abc निकालना है, तो 4 से गुणा कर देंगे बाद में हम। देखिए मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था क्या, a³ + b³ + c³ - 3 abc बराबर होता है a + b + c, a² + b² + c² - ab - bc - c। ये बताया था मैंने फॉर्मूला आपको कल। मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, कौन सा कब लगाना है मैंने आपको ये भी बताया था। अगर आपके पास ab + bc + c होता तो आप कौन सा लगाना था फॉर्मूला, आपको लगाना था a + b c होल स्क्वायर - 3ab bc c लगाना था, लेकिन आपको वो नहीं है, आपको a² b² c² आपको दे रखा है, तो आपको ये वाला लगाना है। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना है, और ये आएंगे आपके प्रैक्टिस से, बिना प्रैक्टिस से आपको सोल्व नहीं करोगे इनको। ठीक है, अब मुझे आप लोग बताइए, आपके पास इसकी वैल्यू है क्या, इसकी वैल्यू भी आपके पास है, इसकी वैल्यू भी आपके पास है, और इसकी वैल्यू भी आपके पास है। क्या इसकी वैल्यू है क्या आपके पास, नहीं है, तो इसकी वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए क्या आपको पता है क्या, आपको पता है क्या a + b + c का होल स्क्वायर कितना होता है, तो आपका होगा a² पता होगा सबको, + c²
प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। तो देखिए a प्लस b प्लस c का मान कितना है 5 है, यानी 25 आ जाएगा। और इसका मान कितना दे रखा है आपको, इसका मान दे रखा है 27 और प्लस 2। इसको एक काम करो p मान लो, ठीक है ना, इतना बड़ा लिखोगे इससे बढ़िया। तो इसको उधर ले जाओगे तो p का मान कितना आ जाएगा आपका -1। सोल्व करोगे तो p का मान आएगा -1 और p का मान -1 आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई -1। इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1, ठीक है ना। तो अब आप रख दो एक बार, या फिर मैं ऐसे इसको ऐसे लिख देना, कन्फ्यूज मत होना आप लोग। AB प्लस BC प्लस CA इसका मान है -1, ठीक है। p मैंने इसको मान लिया। तो अब देखिए आप लोग, अब मैं सारी वैल्यू रख दूंगा इसके अंदर, सारी वैल्यू अपने पास आ चुकी है तो मैं इसमें रख दूंगा। तो a³ प्लस b³ प्लस c³ का मान कितना है 125 है क्या, 125 है। माइनस 3abc तो आपको निकालना ही है, बराबर a प्लस b प्लस c कितना है 5 है, और a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कितना है 27 है। और क्या बचेगा, और ab bc ca इसका मान कितना है -1, और माइनस यहाँ पहले से कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस का 1 हो जाएगा। और इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 28। भाई 28 को गुणा करोगे 5 से, मुझे बताइए 28 को आप लोग 5 से गुणा करोगे तो क्या करोगे, देखिए 30 से कर दो 150, 150 में से 10 गया तो कितने बचेंगे 140, ठीक है ना। तो 140 से इसको गुणा करोगे 28 और 5 को आ जाएगा 140, और 140 को इसमें से माइनस करोगे तो मुझे बताइए क्या 3abc की वैल्यू कितनी आएगी, 3abc की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, 15 आएगी क्या, 15 आएगी माइनस की। तो abc की वैल्यू कितनी आ गई -5। अब abc की वैल्यू -5 है तो आपको क्या निकालना है 4abc। abc की वैल्यू कितनी है -5 है, तो 4abc की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 इंटू -5 यानी कि -20। तो ये आपका आंसर है। कुछ भी नहीं करना आपको, उसमें फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला क्या होता है, और आपको पता है इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, इसकी नहीं है, तो इसके लिए मैंने इसका फॉर्मूला लगा दिया a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। यहाँ से ab प्लस bc प्लस c की वैल्यू आ जाएगी, सारी वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में तो आपका आंसर आ जाएगा फटाफट से, ठीक है। कोई दिक्कत, सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसमें तो कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं इसके तो कोई। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए और इसको सोल्व करने की कोशिश करो, पढ़िए और इसको सोल्व करने की आप लोग कोशिश करो सोल्व करने की कोशिश। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जब तक आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करो और कमेंट के अंदर मुझे इसका आंसर बताओ। जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप मुझे इसको सोल्व करने की कोशिश करो और कमेंट में इसका आंसर बताओ। आपने सोल्व करने की कोशिश की होगी, तो अब मैं आपको बताता हूँ देखिए कैसे करना है इसको। देखिए क्या आपको पता है क्या आपको ये पता है क्या a³ माइनस b³ इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए a माइनस का b पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता तो याद कर लेना, ठीक है। और आपको पता होगा ऐसी बात तो आप SSC या किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको ये नहीं पता तो फिर आप कॉम्पिटिशन से बहुत पीछे हो, मतलब आपको यह याद करना ही पड़ेगा, उसका कोई चारा नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है a² प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। a³ माइनस b³ फॉर्मूला होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको इससे कंपेयर करना है आप लोगों को, इसको इससे कंपेयर करना है। तो मुझे बताइए a माइनस b, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि a की वैल्यू कितनी है √3x है, क्या है क्या नहीं है, ये √3x है और ये √3y है, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग a का स्क्वायर करते हैं, तुम क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, तो मुझे बताइए क्या आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है आपका √3x का क्यूब है क्या ये, और ये √3y का क्यूब है क्या ये। इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब सोल्व करूँगा तो कैसे लिखूँगा √3x माइनस √2y, और इसका स्क्वायर करूँगा a स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, और कितना आएगा प्लस का आएगा, कितना आएगा √6xy और प्लस का 2y स्क्वायर आएगा। तो आप मुझे आप एक काम करो, इससे इसकी कंपेयर करो, इससे इसकी तुलना करोगे तो मुझे बताइए ax स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, ए है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3 है। तो मुझे बताइए क्या ए का मान 3 आ जाएगा क्या? वैसे आप लोग देखोगे कि एक्स वाई का जो गुणांक है वो माइनस का बी है, लेकिन यहाँ पर जो एक्स वाई का गुणांक है वो प्लस का √6 है, तो बी की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आएगी, माइनस का √6। वैसे आप लोग बात करोगे सी वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है, सी है, तो सी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर कितना है, 2 है। ए बी सी का मान आ चुका है और आपको निकालना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो रख दो वैल्यू, ए स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा 9, बी स्क्वायर यानी कि 6 और सी स्क्वायर यानी कि 4। तो 9 और 4 13 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 7। तो क्या 7 आपका आंसर आ रहा है क्या? किस किस का सही आंसर था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर था। ठीक है, कोई दिक्कत है इसके अंदर? फिर समझा रहा हूँ, ये ए क्यूब था, ये बी क्यूब था, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट आपको लगाना है फॉर्मूला, फिर इसको कंपेयर करना है। कंपेयर करोगे तो ये बनेगा आपका √3x माइनस √3y का होल क्यूब बनेगा, सॉरी √3x का क्यूब √3y क्यूब। तो फॉर्मूला लगा दो, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर इसको कंपेयर कर लेना, ए बी सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी? आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी है आपको कमेंट में बताना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, और लाइक तो कर ही दोगे आप लोग। और जिसने भी अब जो चैनल पर नए हैं तो वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर डेली आपको प्रैक्टिस पैच ले रहा हूँ 10+2 के, तो आपको 100% बेनिफिट होगा। और ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास के अंदर, और पिछली वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।